दिव्यास्त्र चैनल में आज हम एक विशेष विषय की परतों को खोलने जा रहे हैं, जिससे आपकी जीवन में बाधाओं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और सनातन ज्ञान परंपरा का भी निर्वहन होगा। अतः आप स्वयं को एकाग्र करते हुए हमारे साथ आगे बढ़िए। क्या कभी ऐसा विचार मन में आया है कि कोई करोड़ों की लागत वाला बिजनेस, एक बेहतरीन उत्पाद और शानदार बाजार होने के बावजूद अचानक क्यों विफल हो जाता है? हाँ, ये तो अक्सर होता है। बिल्कुल। या फिर कोई बहुत ही साधारण सी शुरुआत रातों रात सफलता के शिखर पर कैसे पहुंच जाती है? मतलब हम अक्सर इसके पीछे अर्थव्यवस्था या बाजार के उतार चढ़ाव को कारण मानते हैं, जो कि बहुत ही आम धारणाएं हैं। सही कहा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कार्य के विफल होने का मुख्य कारण वो उत्पाद या बाजार ना होकर वो सटीक मिनट या क्षण हो जब उस अनुबंध पर या कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। जी, और हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय कुछ ऐसा ही है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे वैदिक मुहूर्त शास्त्र, सूर्य सिद्धांत और वशिष्ठ संहिता जैसे प्राचीन दर्शन पर आधारित विस्तृत दस्तावेज हैं। बहुत ही प्राचीन और गहरे स्रोत। हाँ, इन ग्रंथों का दावा है कि समय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम केवल अपनी कलाई पर बंधी घड़ी से माप लें। इनके अनुसार समय एक जीवंत ऊर्जा है जो हर पल अपना स्वभाव बदलती है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इस अदृश्य शक्ति को कैसे डिकोड किया और कैसे इस ऊर्जा के प्रवाह को समझकर किसी भी नए काम को सफलता की दिशा में मोड़ा जा सकता है। ये एक बहुत ही शानदार प्रस्तावना है। धन्यवाद। अगर हम वशिष्ठ संहिता की गहराइयों में जाएं, तो वहां समय की अवधारणा हमारे आज के नजरिए से बिल्कुल अलग है। अच्छा? हाँ, आज हम समय को बहुत ही यांत्रिक रूप में देखते हैं। जैसे सुबह के 9 बज गए तो ऑफिस जाने का समय हो गया, और शाम के 5 बज गए तो काम खत्म। बिल्कुल। ये समय को केवल एक संख्या में बांधने जैसा है। लेकिन प्राचीन दर्शन कहता है कालः स्वयं ईश्वरः। काल स्वयं ईश्वर है। हाँ, यानी समय स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। ये ब्रह्मांड की वो सर्वव्यापी ऊर्जा है जो हर घटना को जन्म देती है और उसका अंत भी करती है। बाप रे! जब कोई इस दृष्टिकोण से विचार करता है तो हर पल, हर क्षण की अपनी एक अलग गुणवत्ता होती है। उसका एक अलग तापमान और एक अलग ब्रह्मांडीय रसायन होता है। एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए। जी बिल्कुल। अगर समय एक देवीय शक्ति है और हर पल का अपना एक अलग रसायन है, तो मनुष्य के लिए ये सब जानना इतना आवश्यक क्यों है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, खासकर तब जब हमारे स्रोत में ही भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 का उल्लेख किया गया है। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते। एकदम सही जी। कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। चलिए इसे समझते हैं। अगर अंतिम परिणाम हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कोई काम सुबह 9 बजे शुरू किया जाए या दोपहर 2 बजे? दर्शन का सबसे गहरा बिंदु भी यहीं छिपा है। गीता बिल्कुल सत्य कहती है कि फल पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हाँ। लेकिन शुरुआत पर तो हमारा नियंत्रण है ना। बात तो सही है। मुहूर्त का विज्ञान फल को बदलने का दावा नहीं करता, वो केवल एक अनुकूल प्रवाह खोजने का विज्ञान है। मतलब एक सही शुरुआत। बिल्कुल। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अगर किसी को नदी पार करनी है तो वो लहरों के विपरीत तैरने का निर्णय भी ले सकता है और लहरों के साथ बहने का भी। जैसे सही मौसम में बीज बोना। मैं समझ रहा हूँ, आप फल की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन आप अपनी तरफ से सबसे जिम्मेदारी भरा कदम उठा रहे हैं। एकदम सटीक। हाँ, इसे और गहराई से समझने के लिए समय की एकता के सिद्धांत को देखना होगा। वो क्या है? काल एक ऐसी ऊर्जा है जो पृथ्वी पर एक ही क्षण में हर जगह एक समान होती है। अच्छा। मतलब उदाहरण के लिए जब पृथ्वी के एक हिस्से में सुबह हो रही होती है और दूसरे हिस्से में रात। हाँ, टाइम जोन अलग होते हैं। बिल्कुल। तो भौतिक स्थान और सूर्य की स्थिति भले ही अलग अलग हो, जिसे ज्योतिष में लग्न या स्पेस कहते हैं, लेकिन उस विशिष्ट क्षण की जो ब्रह्मांडीय अमूर्त ऊर्जा है वो पूरी पृथ्वी पर एक ही होती है। ये तो बहुत ही अद्भुत विचार है। मतलब समय एक ऐसी अदृश्य नदी है जिसमें पूरी पृथ्वी एक साथ बह रही है। बिल्कुल सही उपमा है। लेकिन अगर ये ऊर्जा इतनी व्यापक और सूक्ष्म है, तो प्राचीन काल में बिना किसी आधुनिक उपकरण या टेलीस्कोप के विद्वानों ने इसे नापने के पैमाने कैसे बनाए? उन्होंने बहुत ही गहरे खगोलीय गणित का इस्तेमाल किया। मेरा मतलब है, क्या समय नापने का एक ही तरीका काफी नहीं था? अलग अलग मापदंडों की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक ही तरीका इसलिए काफी नहीं था क्योंकि पृथ्वी की गतियां और मानव जीवन की आवश्यकताएं बहुत विविध हैं। कैसे? इसे समझने के लिए कैमरे के अलग अलग लेंस का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। अगर किसी को एक बहुत बड़े पहाड़ की तस्वीर लेनी है तो वो वाइड एंगल लेंस का उपयोग करेगा। हाँ, ताकि पूरा नजारा आ सके। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी पहाड़ पर बैठे एक छोटे से कीड़े की तस्वीर लेनी है तो उसे मैक्रो लेंस की आवश्यकता होगी। एकदम सही। इसी तरह सूर्य सिद्धांत में समय को नापने के लिए 4 ब्रह्मांडीय घड़ियां या मापदंडों का निर्माण किया गया। 4 घड़ियां, उनके नाम क्या हैं? इन्हें सौर, चांद्र, सावन और नक्षत्र कहा जाता है। तो ये 4 अलग अलग लेंस कैसे काम करते हैं? पहला लेंस यानी सौर विधि क्या है? सौर या सौरा विधि सूर्य के गोचर पर आधारित है।
यानी सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। मतलब ये सबसे बड़ा लेंस हुआ। हाँ, ये सबसे वाइड एंगल लेंस है। ये पैमाना अयन को मापता है। अयन? अयन का अर्थ है सूर्य का उत्तर या दक्षिण की ओर जाना, जिसे हम उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। अच्छा, तो ये मौसम से जुड़ा है। बिल्कुल, ये विधि ऋतुओं के परिवर्तन, मौसम के चक्र और दिन रात की लंबाई को मापने के लिए उपयोग की जाती है। जब कोई खेती या मौसम से जुड़ा काम करता है तो वो इसी सौर घड़ी को देखता है। समझ गया। और दूसरी विधि चांद्र या लूनर है। इसका उपयोग किन विशिष्ट कार्यों के लिए होता है? चांद्र विधि तिथियों का मापन करती है, जो चंद्रमा की कलाओं यानी उसके घटने और बढ़ने पर निर्भर है, जैसे पूर्णिमा और अमावस्या। एकदम सही। ये थोड़ा अधिक जूम इन करने वाला लेंस है। वैदिक प्रणाली में चंद्रमा को मन और भावनाओं का स्वामी माना गया है। अच्छा। इसलिए जितने भी कार्य मानवीय भावनाओं, संस्कारों या समाज से जुड़े हैं, जैसे विवाह, व्रत, त्योहार और यात्राएं, वे सभी इसी चांद्र विधि से तय होते हैं। ये बहुत तर्कसंगत लगता है। मन और भावनाओं के उत्सव के लिए उस ग्रह को पैमाना बनाना जो मन को ही नियंत्रित करता है। बिल्कुल। तीसरी घड़ी कौन सी है? तीसरी घड़ी सावन विधि है, जो अत्यंत व्यवहारिक है। व्यवहारिक कैसे? इसका मापन एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक होता है। हम जो दैनिक वार गिनते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वे इसी सावन विधि से बनते हैं। अच्छा, मतलब जो हमारा नॉर्मल दिन होता है। हाँ, इसके अलावा इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग सूतक काल की गणना में होता है। एक मिनट, ये सूतक काल क्या होता है? इसका उल्लेख हमारे दस्तावेजों में कई बार आया है। सूतक काल वैदिक व्यवस्था में एक प्रकार की क्वारंटीन या एकांतवास की अवधि होती है। क्वारंटाइन? हाँ, जब किसी परिवार में कोई जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है तो उस परिवार को कुछ दिनों के लिए सामाजिक और धार्मिक कार्यों से अलग रखा जाता है। मैंने इसके बारे में सुना है। जन्म के समय इसे सूतक और मृत्यु के समय पातक कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य संक्रमण से बचाव और मानसिक शांति देना होता है। इस अवधि की गणना इसी सावन घड़ी यानी एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के आधार पर की जाती है। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। अब चौथी और अंतिम घड़ी के बारे में बताइए, नक्षत्र विधि। नक्षत्र विधि सबसे सूक्ष्म और तकनीकी लेंस है, यानी सबसे बड़ा मैक्रो लेंस। हाँ, यह पृथ्वी का अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने का समय है, जिसे सितारों या नक्षत्रों के संदर्भ में मापा जाता है। इसका रोजमर्रा में क्या उपयोग है? आमतौर पर दैनिक जीवन के मुहूर्तों में इसका सीधा उपयोग कम होता है, लेकिन ग्रहों की सटीक स्थिति और गहरी खगोलीय गणनाओं के लिए यह अनिवार्य है। यह जानकारी सच में आंखें खोलने वाली है। समय को मापने के 4 अलग-अलग उद्देश्यपूर्ण तरीके। बिल्कुल। लेकिन इन तमाम जटिल पैमानों, ग्रहों की चाल और गणित के बीच क्या कोई ऐसा शॉर्टकट या योग है जो सीधे सफलता की ओर ले जाता है? शॉर्टकट? हाँ, यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। हमारे दस्तावेज में एक ऐसे ही योग का जिक्र है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग? क्या यह कोई ऐसा हैकिंग कोड है जो सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है? अगर इसे एक ब्रह्मांडीय शॉर्टकट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सच में? हाँ, वैदिक मुहूर्त शास्त्र में सर्वार्थ सिद्धि योग का स्थान बहुत ऊंचा है। इसके नाम का अनुवाद ही इसकी शक्ति को दर्शाता है। कैसे? सर्व यानी सभी, अर्थ यानी उद्देश्य और सिद्धि यानी पूर्ण सफलता। बाप रे, सभी उद्देश्यों में पूर्ण सफलता? बिल्कुल, यह एक ऐसा शक्तिशाली योग है जो सैकड़ों अन्य छोटे मोटे ज्योतिषीय दोषों को भस्म करने की क्षमता रखता है। लेकिन ये योग बनता कैसे है? क्या ये कुछ विशेष ग्रहों के एक सीध में आने का परिणाम है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये काम कैसे करता है? इसका तंत्र बहुत ही दिलचस्प है। ये कोई ग्रहों की सीध नहीं है। तो फिर क्या है? ये 2 घड़ियों, सावन यानी दिन या वार और चांद्र यानी नक्षत्र के एक बहुत ही विशिष्ट और सटीक मिलन से बनता है। अच्छा, मतलब दिन और नक्षत्र का कॉम्बिनेशन। हाँ, लेकिन हर दिन हर नक्षत्र के साथ मिलकर ये योग नहीं बनाता। इसके संयोजन बहुत खास हैं। क्या आप कोई उदाहरण देकर समझा सकती हैं कि ये संयोजन कैसे सफलता की ऊर्जा पैदा करता है? बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जब रविवार के दिन अश्विनी नक्षत्र होता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। रविवार और अश्विनी? अब इसके पीछे का तंत्र समझिए। रविवार सूर्य का दिन है। सूर्य वैदिक ज्योतिष में राजा है, जो आत्मा, अधिकार और स्थिरता का प्रतीक है। वहीं अश्विनी नक्षत्र ब्रह्मांड का पहला नक्षत्र है, जिसका प्रतीक एक घोड़ा है। घोड़ा मतलब गति? एकदम सही। यह गति, त्वरित आरंभ और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। अरे वाह! जब सूर्य की स्थिरता और अधिकार का मिलन अश्विनी की तीव्र गति के साथ होता है तो एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो किसी भी नए व्यापार या अनुबंध को तेजी से और मजबूती से स्थापित करती है। ओह, ये तो अद्भुत है। मतलब आप 2 अलग-अलग प्रकार की ऊर्जाओं को मिलाकर एक लेजर बीम जैसी फोकस्ड ऊर्जा तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, यही बात है। क्या किसी और दिन का भी ऐसा ही कोई विशिष्ट संयोजन है? हाँ, जैसे सोमवार के साथ रोहिणी नक्षत्र का मिलन। इसमें क्या खास है? देखिए, सोमवार चंद्रमा का दिन है, जो भावनाओं और शीतलता का प्रतीक है।
और रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है, जो पोषण, कृषि और रचनात्मकता से जुड़ा है। पोषण और रचनात्मकता। तो जब सोमवार और रोहिणी मिलते हैं तो यह योग कला, रचनात्मक लेखन या किसी भी ऐसे कार्य के लिए एक अचूक मुहूर्त बन जाता है जिसमें पोषण और विकास की आवश्यकता हो। यह योग नए व्यापार, नौकरी के अनुबंध और महत्वपूर्ण यात्राओं के लिए एक वरदान माना जाता है और इसका प्रभाव जीवन भर रहता है। ये सुनना किसी जादुई समीकरण की तरह लगता है। लगता तो है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पीछे हटना चाहूंगा। ब्रह्मांड में कोई भी चीज पूरी तरह से 100% परफेक्ट नहीं होती। सही बात है। अगर कोई व्यक्ति मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र के दौरान अपना नया व्यापार शुरू करे तो क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित है? हर नियम की तरह क्या इसमें भी कोई छिपी हुई शर्तें या टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है और शास्त्र कभी भी अंधानुकरण की वकालत नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपने कैलेंडर में सर्वार्थ सिद्धि योग देखा और आंख बंद करके कोई भी काम शुरू कर दिया। इसमें बहुत सख्त अपवाद और चेतावनियां दी गई हैं। चेतावनियां? हाँ, कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए इस योग के कुछ संयोजनों को पूरी तरह से वर्जित और विनाशकारी माना गया है। ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये योग सफलता की गारंटी है और दूसरी तरफ ये विनाशकारी भी हो सकता है। हाँ, इसके पीछे क्या तर्क है? इसका तर्क फिर से ऊर्जाओं के टकराव में छिपा है। आपने मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र का उदाहरण दिया। जी। तकनीकी रूप से ये सर्वार्थ सिद्धि योग है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस दिन विवाह, लंबी यात्रा और गृह प्रवेश करना पूरी तरह वर्जित है। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है, जो अग्नि, युद्ध और आक्रामकता का प्रतीक है। अग्नि। और अश्विनी गति का नक्षत्र है। जब आप अग्नि और अत्यधिक गति को मिलाते हैं तो वह विस्फोट बन जाता है। बाप रे। विवाह और गृह प्रवेश के लिए स्थिरता और शांति चाहिए, गति और अग्नि नहीं। इसलिए यह योग इन कार्यों के लिए अशुभ हो जाता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। इसी प्रकार गुरुवार के साथ पुष्य नक्षत्र और शनिवार के साथ रोहिणी नक्षत्र को भी विवाह और यात्रा के लिए निषिद्ध माना गया है। जैसे एक रेसिंग कार की गति रेस ट्रैक के लिए तो वरदान है, लेकिन एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में वही गति एक अभिशाप बन जाएगी। बिल्कुल सही एनालॉजी है। क्या कोई और भी ऐसा संयोजन है जहां ये शुभ मुहूर्त अपना प्रभाव खो देता है? हाँ, और उसे बहुत ही भयानक नाम दिया गया है, विष योग। विष योग। अगर ये वार और नक्षत्र का संयोजन कुछ विशेष तिथियों यानी चांद्र कैलेंडर के दिनों के साथ टकरा जाए तो ये शुभ योग सचमुच जहरीला हो जाता है। कोई उदाहरण देंगी? उदाहरण के लिए, यदि रविवार को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है लेकिन उस दिन पंचमी तिथि है तो वो विष योग कहलाएगा। अच्छा। या सोमवार के योग के साथ षष्ठी तिथि आ जाए तो उसकी सारी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर नकारात्मक हो जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रंथों में शून्य तिथियों और विषनाड़ी का भी जिक्र है। ये शून्य तिथि और विषनाड़ी से क्या तात्पर्य है? शून्य तिथियां वे विशिष्ट चांद्र दिन होते हैं जब किसी विशेष महीने में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह लगभग मृत या शून्य अवस्था में होता है। मृत अवस्था। हाँ, यदि कोई इन तिथियों में कार्य आरंभ करता है तो माना जाता है कि उस कार्य में प्राण नहीं होते, जिससे धन की हानि होती है। और विषनाड़ी? इसी तरह विषनाड़ी किसी भी नक्षत्र का वह विशिष्ट हिस्सा है, कुछ घंटों का समय, जो विष के समान मारक होता है। इन अवधियों में किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत करना विफलता को आमंत्रण देना माना जाता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक सही मुहूर्त खोजने के लिए एक साथ कई परतों को देखना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब खगोलीय गणनाओं, विष योगों और शून्य तिथियों के बीच दस्तावेज में एक ऐसा बिंदु आता है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो खगोल विज्ञान से हटकर सीधे मनोविज्ञान पर वार करता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रमाद की। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि चाहे आप कितने भी ग्रहों को दोष दे दें, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु आसमान में नहीं है। तो कहाँ है? उसके अपने भीतर बैठा है, और वो है प्रमाद। प्रमाद का सटीक अर्थ क्या है? क्या ये केवल आलस्य है? नहीं, ये आलस्य से कहीं अधिक गहरा है। प्रमाद का अर्थ है चेतना की कमी, असावधानी, लापरवाही या ये जानते हुए भी गलत काम करना कि वो गलत है। अच्छा, मतलब अवेयरनेस की कमी। हाँ, महाभारत में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रसंग है। सनत कुमार धृतराष्ट्र से संवाद करते हुए कहते हैं, मैं लापरवाही को ही मृत्यु कहता हूँ। बाप रे, लापरवाही ही मृत्यु है? जरा इस वाक्य की गंभीरता को महसूस कीजिए। उन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र को नहीं बल्कि असावधानी को मृत्यु कहा है। इसी तरह महान दार्शनिक ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में कहा गया है कि प्रमाद ही मनुष्य के पतन, विनाश और असफलता का मूल कारण है। इसे मैं एक बहुत ही आधुनिक उदाहरण से देखता हूँ। बताइए। मान लीजिए मुहूर्त शास्त्र ने आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन, तेज और सुरक्षित रेसिंग कार तैयार कर दी है। ये कार आपका सर्वार्थ सिद्धि योग है। ट्रैक भी बिल्कुल खाली है, मौसम भी सुहाना है। लेकिन अगर वो रेसिंग कार चलाने वाला ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील पर बैठा बैठा सो रहा है या अपने फोन में उलझा है
यानी वो प्रमाद में है। बिल्कुल, यानी वो प्रमाद की स्थिति में है, तो वो कार चाहे कितनी भी ब्रह्मांडीय शक्तियों से लैस क्यों ना हो, दुर्घटना तो निश्चित है। क्या मैं इसे सही समझ रहा हूँ? ये एक अत्यंत सटीक और खूबसूरत तुलना है। मुहूर्त आपको एक ढाल दे सकता है, एक अनुकूल प्रवाह दे सकता है, लेकिन वो आपका कर्म नहीं कर सकता। सही बात है। यदि आपके भीतर चेतना और सावधानी नहीं है तो कोई भी ग्रह या नक्षत्र आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सच है। लेकिन चलिए एक और व्यावहारिक परिदृश्य पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से सचेत है, वो प्रमाद में नहीं है, लेकिन उसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है और अनजाने में उसने किसी शून्य तिथि या अशुभ मुहूर्त में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब क्या होगा? तो क्या सब खत्म हो गया? हाँ, क्या उसकी विफलता की कहानी पत्थर पर लिख दी गई है? क्या वैदिक प्रणाली में इस अनजाने में हुई गलती के लिए कोई बैकअप प्लान या कोई उपचारात्मक तंत्र मौजूद है? मतलब कोई ब्रह्मांडी एंटीवायरस? वैदिक प्रणाली कोई तानाशाही व्यवस्था नहीं है। यह एक अत्यंत संतुलित इकोसिस्टम है। अच्छा, इसमें समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है। यदि कोई अनजाने में गलत समय पर कार्य शुरू कर दे तो भी ब्रह्मांडीय संतुलन के कुछ नियम उसे बचा सकते हैं। वो नियम क्या हैं? यहीं पर बृहस्पति यानी जुपिटर और शुक्र ग्रहों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। बृहस्पति और शुक्र ही क्यों? वे स्थिति में कैसे मदद करते हैं? शास्त्र कहते हैं कि यदि उस समय के गोचर में या किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति केंद्र भावों में हो, यानी पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर में स्थापित हो, तो वो अकेला ग्रह 1 लाख से अधिक मुहूर्त दोषों को नष्ट कर सकता है। 1 लाख दोष? हाँ, बृहस्पति को गुरु कहा जाता है। खगोलीय रूप से भी ये सबसे बड़ा ग्रह है और ज्योतिषीय रूप से ये ज्ञान, विस्तार और शुद्धता का प्रतीक है। वाओ! इसकी ऊर्जा में इतना गुरुत्वाकर्षण और सकारात्मकता होती है कि ये अन्य अशुभ योगों के विष को सोख लेता है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। ये ठीक वैसा ही है जैसे घर में किसी अत्यंत ज्ञानी और शांत बुजुर्ग की उपस्थिति मात्र से घर का सारा तनाव और नकारात्मकता दूर हो जाती है। ये बहुत ही राहत देने वाली बात है। और केवल बृहस्पति ही नहीं, यदि शुक्र जो कि रचनात्मकता और संजीवनी का कारक है, वो लगन में हो या बृहस्पति की दृष्टि लगन पर पड़ रही हो, तो भी कई अशुभ तिथियों और विषनाड़ी के नकारात्मक प्रभाव बेअसर हो जाते हैं। मतलब हमेशा कोई ना कोई बचाव का रास्ता होता है। बिल्कुल, ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन बनाने का प्रयास करता है। भारी से भारी दोष के लिए भी एक शक्तिशाली रक्षक हमेशा मौजूद रहता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने समय के प्रकारों को समझा, योगों के तंत्र को जाना, अपवादों और प्रमाद के मनोविज्ञान को देखा। अगर इन सभी तारों को एक साथ जोड़ा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि अनुकूल मुहूर्त में काम शुरू करना कोई अंधविश्वास या डर पर आधारित कृत्य नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये प्रकृति की उस विशाल लय और तालमेल के साथ खुद को जोड़ने का एक विज्ञान है। ये जन्म कुंडली के संभावित बुरे प्रभावों को संतुलित करने का उपाय है। सही कहा। ये लहरों से लड़ने के बजाय लहरों की शक्ति का उपयोग करके अपनी मंजिल तक पहुंचने की कला है। यह एक बहुत ही सुंदर सारांश है और इस पूरी चर्चा का अंत करने के लिए सूर्य सिद्धांत का वो शाश्वत विचार हमेशा याद रखना चाहिए। कौन सा? काल ही इस संसार का संहारक है और काल ही वो शक्ति है जो हर घटना को घटित करती है। समय की ये शक्ति अनंत है और मानव केवल इसे समझने, इसके प्रति सचेत रहने और इसका सम्मान करने का विनम्र प्रयास कर सकता है। ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा विचार है जी। और इसी के साथ ये चर्चा हमें एक नए विचार की ओर ले जाती है। हमने शुरुआत में बात की थी कि अमूर्त समय पृथ्वी पर हर जगह एक ही क्षण में एक समान होता है, भले ही भौतिक स्थान अलग अलग हो। हाँ, हमने इस पर बात की थी। तो जरा इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या सही समय खोजना वास्तव में केवल ब्रह्मांड के सितारों, ग्रहों और पंचांग को देखने तक सीमित है, या फिर यह हमारे आंतरिक इरादों, हमारी सतर्कता, हमारी चेतना और बाहरी ब्रह्मांड के उस क्षण के बीच एक परफेक्ट सिंक स्थापित करने के बारे में है? ये सोचने वाली बात है। अगली बार जब भी कोई दीवार पर टंगी घड़ी देखे तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि समय क्या हुआ है, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि क्या वे समय के साथ चल रहे हैं या समय उनके साथ। बहुत खूब। इस ब्रह्मांडीय यात्रा में साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस जानकारी से लाभान्वित हुए हैं तो लाइक, शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें और भी प्रोत्साहित कीजिए। राम राम। राम राम। आज की दिव्यास्त्र चर्चा में हम अमृत सिद्धि योग के रहस्य को बारीकी से समझेंगे। इसमें जानेंगे कि क्या आपको मेहनत को सही समय का साथ मिल रहा है, 11वीं सदी के हठ योग का प्रमाणित आधार क्या है, अमृत सिद्धि योग से किस प्रकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस योग में सफलता का अचूक सूत्र कैसे बनता है, किन्हें मिलती है सर्वोच्च सफलता, इस योग का अशुभ प्रभाव कब होता है, किन राशियों के लिए एक अप्रत्याशित द्वार है ये योग, और अंत में जानेंगे अचूक उपाय भी। तो शुरू करते हैं। आज हम अपने सामने मौजूद कुछ बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक और ज्योतिषीय रिसर्च पेपर्स खंगाल रहे थे। बिल्कुल।
और उसमें हमें अमृत सिद्धि योग का एक ऐसा संदर्भ मिला जो मेहनत और समय के बीच के पूरे रिश्ते को देखने का मतलब नजरिया ही बदल देता है। एकदम सही कह रहे हैं। तो इस गहन अध्ययन का मकसद ये समझना है कि क्या आधुनिक दुनिया समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल ही गलत तरीके से समझ रही है। और ये सवाल आज के दौर में बहुत बहुत प्रासंगिक है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि सफलता केवल एक संयोग है या फिर मतलब मशीन की तरह लगातार काम करते रहने का रिजल्ट है। लेकिन जिन दस्तावेजों और प्राचीन शोध का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं वे एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। मतलब ये सिर्फ भाग्य नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये महज भाग्य का खेल नहीं है। ये सितारों, ग्रहों और समय के एक अत्यंत विशिष्ट संरेखन का अलाइनमेंट का हाँ, एक परफेक्ट अलाइनमेंट की घटना है जिसे प्राचीन विद्याओं में अमृत सिद्धि योग कहा गया है। अगर इसे एक उदाहरण से समझना हो तो ये समुद्र में सर्फिंग करने जैसा है। अरे वाह, सर्फिंग। हाँ, कोई इंसान कितनी भी तेज हाथ पैर मार ले, अगर वो गलत समय पे लहर पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो बस थकेगा। वो तो है। या बिल्कुल वैसा है जैसे कोई नदी की विपरीत धारा में नाव चलाने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल। लेकिन अगर उसे लहरों के उठने का उन कॉस्मिक टाइड्स का सही समय पता है तो उसे बस अपने बोर्ड पे संतुलन बनाना है। लहर उसे खुद ब खुद किनारे तक ले जाएगी। क्या बात है। यह योग उसी ब्रह्मांडीय लहर को पहचानने का एक विज्ञान है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं, क्योंकि ये सर्फिंग वाला उदाहरण सटीक है। ये बताता है कि बात सिर्फ मेहनत की नहीं, मोमेंटम की है। सही कहा। लेकिन इस लहर को पहचानने के तरीके पर जाने से पहले उस हिस्से ने सबसे ज्यादा चौंकाया जो इसके इतिहास के बारे में है। हाँ, वो हिस्सा वाकई बहुत अलग है। क्योंकि आमतौर पर जब ज्योतिष या मुहूर्त की बात होती है तो दिमाग सीधे किसी पारंपरिक पंचांग या कैलेंडर पर जाता है ना? बिल्कुल। लेकिन इन रिसर्च पेपर्स में जिस ऐतिहासिक और अकादमिक संदर्भ का जिक्र है वो वाकई हैरान करने वाला है। अमृत सिद्धि, जिसका शाब्दिक अर्थ ही अमरता की प्राप्ति है। हाँ, अमरता की प्राप्ति। ये कोई आम मुहूर्त नहीं है। इसका सबसे प्रामाणिक जिक्र 11वीं शताब्दी के एक बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। और मजेदार बात यह है कि ये संस्कृत और तिब्बती दोनों भाषाओं में मिलता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक विशिष्ट पांडुलिपि में 2 मार्च 1160 की एक सटीक ऐतिहासिक तिथि भी दर्ज है। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बाकायदा रिकॉर्ड किया गया ज्ञान है। बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां ये विषय आस्था के सामान्य दायरे से बाहर निकलकर एक गंभीर अकादमिक और ऐतिहासिक शोध का हिस्सा बन जाता है। जेम्स मैलिनसन और पीटर डैनियल शांतो के 2021 के एक अत्यंत महत्वपूर्ण शोध का जिक्र किया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। तो इन विद्वानों ने जब इन प्राचीन पांडुलिपियों का गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी बात खोजी। वो क्या थी? उनके अनुसार ये 11वीं शताब्दी का बौद्ध ग्रंथ केवल समय प्रबंधन या आसमान के तारों तक सीमित नहीं है। अच्छा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी सामग्री वास्तव में हठ योग की उन प्राचीनतम जड़ों को दर्शाती है जिन्हें बाद में दुनिया भर में योग के रूप में जाना गया। अरे हाँ, ये ग्रंथ स्पष्ट रूप से ये स्थापित करता है कि अमृत सिद्धि कोई भविष्य बताने वाला टूल नहीं है, बल्कि ये मानव शरीर की आंतरिक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड की बाहरी ऊर्जा को एक साथ सिंक करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। पूछिए। हठ योग तो मतलब मूल रूप से शरीर से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। आसन करना, सांसों पर नियंत्रण रखना, शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाना, और दूसरी तरफ ये अमृत सिद्धि योग तारों, नक्षत्रों और ब्रह्मांड की बाहरी घड़ी की बात कर रहा है। तो शरीर की नसों में बहने वाली ऊर्जा का आसमान में घूमते हुए चंद्रमा और तारों की उस विशाल घड़ी के साथ आपस में क्या तालमेल हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, पहली बार सुनने पर ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशाएं लगती हैं। ये दुविधा स्वाभाविक है क्योंकि आज की दुनिया में हम चीजों को अलग अलग खांचों में बांटकर देखते हैं। बिल्कुल। हम समय को कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयों से नापते हैं और शरीर की ऊर्जा को सुबह की कॉफी या जिम से जोड़ते हैं। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन अगर हम प्राचीन विद्वानों के नजरिए से देखें तो उनके लिए शरीर और ब्रह्मांड अलग नहीं थे। हठ योग में ह का अर्थ होता है सूर्य। अच्छा। और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। ओहो। यानी शरीर के भीतर की गर्म और ठंडी ऊर्जा। उनका मानना था कि जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है उसकी एक सूक्ष्म नकल इंसान के शरीर के भीतर भी मौजूद है। मतलब एक माइक्रोकॉस्म। बिल्कुल। जब ब्रह्मांड में कोई विशेष
और शक्तिशाली समय चक्र बनता है जिसे हम अमृत सिद्धि योग कहते हैं। और वो ठीक उसी समय कोई इंसान अपने शरीर और मन की ऊर्जा को पूरी तरह से केंद्रित कर लेता है, तब एक तरह का रेजोनेंस पैदा होता है। अरे वाह! यानी बाहर का अनुकूल समय और भीतर की सही ऊर्जा, इन दोनों का मिलन ही वो अमृत है। वाकई ये समय प्रबंधन का सबसे उच्चतम स्तर है, जहां इंसान सिर्फ घड़ी से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की लय से जुड़ रहा है। तो अगर ये पूरा विज्ञान शरीर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सिंक करने के बारे में है, तो जाहिर सी बात है कि सुनने वालों के मन में अगला सवाल यही होगा कि हम ब्रह्मांड की उस बाहरी ऊर्जा का सही समय आखिर पहचाने कैसे? बिल्कुल, ये सवाल आना लाजमी है। ये ब्रह्मांडीय घड़ी काम कैसे करती है? इसके पीछे के जो ब्रह्मांडीय गणित को समझाया गया है वो बहुत ही तकनीकी है। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें जिक्र है कि ज्योतिष शास्त्र में कुल 28 आनंद आदि योग होते हैं, जिनमें से इस अमृत सिद्धि योग का स्थान 21वां है। और इसकी पूरी तकनीक चंद्रमा के नक्षत्र संचरण पर टिकी हुई है। इससे विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, वरना ये सिर्फ गणित बनकर रह जाएगा। हाँ, कैसे करें इसे विजुअलाइज? इसे ऐसे समझते हैं, कल्पना कीजिए कि आसमान एक बहुत बड़ी गोल डायल वाली घड़ी है, या मान लीजिए एक बहुत बड़ा पिज्जा है। पिज्जा, हाँ ठीक है। हाँ, जिसे 27 या 28 हिस्सों में काटा गया है। ओके। इन हिस्सों को ज्योतिष में नक्षत्र कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें लूनामेंशंस या चंद्रमा के महल कहा गया है। आकाशमंडल को समझने के लिए इसे गणितीय रूप से बहुत सटीकता से बांटा गया है। प्रत्येक नक्षत्र की लंबाई 13 डिग्री और 20 मिनट होती है। 13 डिग्री 20 मिनट। हाँ, और इसे आगे 4 छोटे हिस्सों या पदों में बांटा जाता है, जिनमें से हर पद 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है। चंद्रमा बहुत तेजी से चलता है। अच्छा। वह एक राशि में लगभग 2.3 दिन तक ही रहता है। और यही चंद्रमा की तेज गति इस पूरे योग का ट्रिगर पॉइंट है। बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक ये योग कोई ऐसी घटना नहीं है जो हफ्तों या महीनों तक चलती रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तब बनता है जब सप्ताह के किसी विशेष दिन यानी वार का मिलान आसमान के उस खास हिस्से यानी विशेष नक्षत्र के साथ होता है। और ये विंडो बहुत छोटी होती है। हाँ, आमतौर पर केवल 6 से 12 घंटे की। बिल्कुल। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बेहद सुरक्षित स्विस बैंक के वॉल्ट में 2 चाबियों वाला सिस्टम लगा हो। अरे वाह, क्या एनालॉजी है ना? एक चाबी है सप्ताह का दिन और दूसरी चाबी है नक्षत्र। जब ये दोनों चाबियां एक ही समय पर एक साथ घूमती हैं, तभी सफलता का वो दरवाजा खुलता है। ये 2 चाबियों वाला एनालॉजी यहाँ पूरी तरह फिट बैठता है। हाँ। और स्रोतों में इन संयोजनों की पूरी एक स्पष्ट चेकलिस्ट दी गई है। वो चेकलिस्ट क्या है? जैसे अगर रविवार का दिन है और चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो ये योग बनेगा। ओके। इसी तरह सोमवार को शतभिषा के साथ। और मंगलवार को? मंगलवार, जिसे स्रोतों में भौमवार भी लिखा गया है, उस दिन अश्विनी नक्षत्र के साथ। बुधवार को मृगशिरा, गुरुवार को पुष्य या आश्लेषा, और वीकेंड पर? शुक्रवार को रेवती, और शनिवार के दिन अगर अनुराधा नक्षत्र हो, तब जाकर ये दुर्लभ ऊर्जा पैदा होती है। अब मान लीजिए कि ये दोनों चाबियां घूम गईं और वॉल्ट खुल गया। तो इस वॉल्ट के अंदर क्या है? जब ये विंडो खुलती है तो ये 8 विशिष्ट कार्यों के लिए एक अचूक हथियार बन जाती है। बिल्कुल। और अगर इन 8 कार्यों की लिस्ट को ध्यान से देखा जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। वो पैटर्न क्या है? मैं लिस्ट बताता हूँ। इनमें शामिल है नया व्यापार या स्टार्टअप शुरू करना, भूमि या स्वर्ण में निवेश करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना, नौकरी के लिए इंटरव्यू देना, चुनाव के लिए नामांकन भरना, विदेश यात्रा की शुरुआत करना और नए वाहन की खरीद। हाँ। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात लिखी है वो है न्यायिक कार्यवाही। अच्छा। हाँ, स्रोतों में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि किसी भी विधिक मामले या मुकदमे को दाखिल करने के लिए इस समय को अजेय माना जाता है। अजेय यानी जिसे हराया ना जा सका। अगर कोई इस लिस्ट पर गौर करे, स्टार्टअप, चुनाव, मुकदमा, यात्रा, इन सब में एक समानता है। और वो क्या है? ये सभी बहुत ही आक्रामक, मतलब तेज गति वाले और आगे बढ़ने वाले कदम हैं। इनमें एक जबरदस्त मोमेंटम की जरूरत होती है। आपने बिल्कुल सही पैटर्न पकड़ा है। अमृत सिद्धि योग की जो मूल ऊर्जा है ना, वो ठहराव की नहीं बल्कि मोमेंटम की ऊर्जा है। जब कोई इंसान अपना स्टार्टअप शुरू करता है या कोई मुकदमा दायर करता है, तो उसे ब्रह्मांड से एक ऐसा धक्का या थ्रस्ट चाहिए होता है जो उसके काम को आने वाली हर रुकावट के पार ले जाए। बिल्कुल। ये 6 से 12 घंटे की विंडो
उसी थ्रस्ट का काम करती है। इसीलिए इसे अजेय कहा गया है, क्योंकि इस दौरान शुरू किए गए काम में ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा होता है कि वो अपने रास्ते की बाधाओं को चीरते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन यहीं पर इस पूरी थ्योरी का सबसे बड़ा विरोधाभास या कहें सबसे विपरीत सहज पहलू सामने आता है, काउंटर इंट्यूटिव। अच्छा, वो कैसे? अगर ये वॉल्ट खुल गया है और इसकी ऊर्जा इतनी ही शक्तिशाली और अजेय है, तो किसी के भी मन में ये ख्याल आएगा कि चलो इसी मुहूर्त में जीवन के सारे शुभ काम कर लिए जाएं, है ना? हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। लेकिन स्रोत को आगे पढ़ने पर एक बहुत ही सख्त चेतावनी मिलती है। चेतावनी? हाँ, इसका नाम अमृत है, लेकिन ये कुछ कामों के लिए जहर के समान वर्जित है। अरे बाप रे! इसमें साफ साफ लिखा है कि इस योग के दौरान गृह प्रवेश करना और भवन निर्माण यानी घर की नींव रखना पूरी तरह से मना है। इसके अलावा कुछ विशेष दिनों की अपनी अलग वर्जनाएं हैं। जैसे अगर मंगलवार के दिन ये योग बन रहा है तो गृह प्रवेश अशुभ है। अच्छा। गुरुवार के दिन पड़ने वाले योग में विवाह संस्कार पूरी तरह वर्जित है। ओके। और शनिवार के दिन अगर ये योग हो तो यात्रा करना, विशेषकर दक्षिण दिशा की यात्रा करना सर्वथा मना है। मेरा यहाँ पर एक सीधा सा सवाल है, पूछिए। अगर ये नए व्यापार और मुकदमों के लिए इतना अजेय है, तो ये घर की नींव रखने या शादी जैसे बेहद शुभ कामों के लिए बुरा कैसे हो सकता है? नाम तो इसका अमृत सिद्धि है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है और इस सवाल का जवाब ऊर्जा के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में छिपा है। फिजिक्स में? हाँ, ऊर्जा कभी भी सिर्फ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसकी एक प्रकृति होती है। इसे इस तरह समझते हैं। मान लीजिए बहुत तेज और शक्तिशाली हवा चल रही है। ओके। अगर कोई इंसान समंदर में जहाज चला रहा है तो वो तेज हवा उसके लिए वरदान है। हाँ, जहाज तेज चलेगा। बिल्कुल, वो जहाज को तेजी से मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन अगर कोई इंसान उसी समंदर के किनारे रेत का एक महल बना रहा है, तो वही तेज हवा उस महल को उड़ाकर नष्ट कर देगी। अमृत सिद्धि योग की ऊर्जा सेंट्रीफ्यूगल यानी बाहर की तरफ भागने वाली और अत्यधिक गतिशील होती है। ये उन कार्यों के लिए बेहतरीन है जिनमें गति चाहिए। मतलब घर की नींव रखना या विवाह करना, ये ऐसे काम है जहां हमें गति या उफान नहीं बल्कि जड़ें जमानी होती हैं। एकदम सही। ठहराव चाहिए होता है। बिल्कुल। घर की नींव या विवाह जीवन के ऐसे कार्य हैं जिनमें स्थिरता और गहराई की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति शादी या घर की नींव जैसे काम इस अतिसक्रिय ऊर्जा के दौरान शुरू करेगा तो उसमें स्थिरता नहीं आ पाएगी। वो तेज हवा रेत के महल को उड़ा देगी। हाँ, इसीलिए हर तरह की शक्तिशाली ऊर्जा हर तरह के निर्माण के अनुकूल नहीं होती। प्राचीन विद्वान सिर्फ दिन को शुभ या अशुभ नहीं कहते थे। अच्छा। वे ऊर्जा की प्रकृति को पहचानकर उसे सही काम के साथ असाइन करते थे। ये स्पष्टीकरण वाकई पूरे कॉन्सेप्ट को देखने का नजरिया बदल देता है ना? यानी ये गुड लक या बैड लक का कोई जादुई खेल नहीं है, बल्कि ऊर्जा के सही डिप्लॉयमेंट का विज्ञान है। बिल्कुल। अब ये ब्रह्मांडीय नियम तो सभी के लिए है, लेकिन स्रोत सामग्री में इस बात पर भी अच्छी खासी चर्चा की गई है कि ये ऊर्जा अलग अलग व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करती है। हाँ, राशियों पर इसका प्रभाव। बिल्कुल, राशियों के आधार पर इसका प्रभाव काफी दिलचस्प है। वैसे तो ये योग सभी के लिए मौके लाता है, लेकिन विशेष रूप से 3 राशियों के लिए यह आकस्मिक लाभ का ट्रिगर बन जाता है। वो 3 राशियां कौन सी हैं? पहली है मेष राशि, जिसके लिए करियर और व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं, विशेषकर उनके लिए जो विदेशी सेवाओं से जुड़े हैं। एरीज। हाँ। दूसरी है वृष राशि, जिसके लिए नौकरी में प्रमोशन और सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत फलदायी होता है। और तीसरी है मकर राशि, जिसके लिए आकस्मिक धन लाभ या बहुत समय से फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की प्रबल संभावना होती है। इन 3 राशियों पर विशेष प्रभाव का कारण भी ज्योतिषीय तर्क पर आधारित है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मेष एक अग्नि तत्व की राशि है जो शुरुआत का प्रतीक है। वृष एक स्थिर पृथ्वी तत्व की राशि है जो करियर और धन को दर्शाती है। और मकर भी पृथ्वी तत्व की राशि है जो सीधे तौर पर कर्म और अथॉरिटी से जुड़ी है। जब अमृत सिद्धि योग की तीव्र ऊर्जा इन विशिष्ट तत्वों के साथ टकराती है तो वो अटके हुए कामों को अचानक एक गति दे देती है। अरे वाह! लेकिन स्रोत सिर्फ राशियों का प्रभाव बताकर नहीं रुकता। वो इस ऊर्जा को व्यक्तिगत स्तर पर अपने भीतर उतारने के लिए कुछ बेहद व्यवहारिक उपाय भी सुझाता है। हाँ, और जब मैंने उन उपायों को पढ़ा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? स्रोतों में 4 मुख्य काम बताए गए हैं। पहला है मंत्र साधना,
जहां इस कालखंड में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्र के जाप को लाभकारी बताया गया है। दूसरा है पूजन, जहां भगवान श्री गणेश या भगवान विष्णु की आराधना की बात कही गई है। बिल्कुल। तीसरा आचरण से जुड़ा है, किसी महत्वपूर्ण काम पर निकलने से पहले मीठा खाकर जाना का वो दही चीनी वाला फॉर्मूला है जो परीक्षा से पहले खिलाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या 11वीं सदी के उस गहरे वैज्ञानिक और हठयोग के ज्ञान का निचोड़ अंत में सिर्फ इन पारंपरिक रिवाजों तक सिमट जाता है? अगर हम ऐसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें और सिर्फ सतह से देखेंगे तो ये बिल्कुल साधारण रिवाजी लगेंगे। लेकिन अगर हम उस हठ योग वाले नजरिए पर वापस जाएं, जहां शरीर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की घड़ी से सिंक करना था, हाँ, जो हमने पहले डिस्कस किया था। बिल्कुल। तो इन उपायों का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और बायोलॉजिकल आधार नजर आता है। वो कैसे है? इससे इंटेंशनैलिटी या संकल्प कहते हैं। जब किसी के पास ब्रह्मांड का साथ देने वाला सिर्फ 6 से 12 घंटे का एक छोटा सा विंडो है, तो उसका मन पूरी तरह से शांत और फोकस होना चाहिए। सही बात है। जब कोई इंसान किसी मंत्र का जाप करता है या दान जैसा निस्वार्थ कार्य करता है, तो वो अपने एंजाइटी लेवल को कम कर रहा होता है। वो अपने मन के भटकाव को रोककर अपनी चेतना को उस एक वर्तमान क्षण पर यानी प्रेजेंट मोमेंट पर केंद्रित करता है। और शायद वो जो मीठा खाने वाली बात है वो भी शरीर को तुरंत एक छोटा सा ग्लूकोज स्पाइक देने का तरीका हो सकता है। बिल्कुल। ताकि दिमाग किसी बड़े काम से पहले पूरी तरह से अलर्ट हो जाए। एकदम सही। मीठा खाना या दही चीनी खाना सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है, यह शरीर को अचानक ऊर्जा देने और मन में एक सकारात्मक एंकर बनाने का काम करता है। वाकई ये सभी क्रियाएं, पूजा, दान, मंत्र, मीठा, ये उस 6 से 12 घंटे के ब्रह्मांडीय विंडो के दौरान इंसान की अपनी अपनी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा को ट्यून करने के सूक्ष्म तरीके हैं। ट्यून करने के तरीके। हाँ। जैसे रेडियो पर सही फ्रीक्वेंसी पकड़ने के लिए नॉब को बहुत बहुत हल्का सा घुमाना पड़ता है ना। हाँ, बिल्कुल। ये छोटे छोटे उपाय व्यक्ति के दिमाग की फ्रीक्वेंसी को उस अमृत सिद्धि योग की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर देते हैं। क्या बात है। अगर मन शांत और संकल्पित नहीं होगा तो बाहरी ब्रह्मांड में कितनी भी अच्छी लहर क्यों न उठ रही हो, इंसान अपने सर्फबोर्ड से गिर ही जाएगा। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब ये योग केवल आसमान की तरफ देखते हुए इंतजार करने का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि उस सही समय के आने पर खुद को भीतर से तैयार करने और पूरी तरह से मौजूद रहने की प्रक्रिया भी है। एकदम सही समझे हैं। आज की इस चर्चा में हमने जिस स्रोत सामग्री को खंगाला, उसने सफलता और समय को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा हमें दिया है। हमने देखा कि सफलता का असली मतलब सिर्फ मशीन की तरह बिना रुके भागते रहना नहीं है। बिल्कुल। आधुनिक समय में हम जिसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, वो अक्सर सिर्फ मात्रा पर यानी क्वांटिटी पर फोकस करता है। हाँ, कि दिन में कितने घंटे काम किया। हाँ, हम प्रोडक्टिविटी एप्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें ये तो बताते हैं कि समय कितना बीता, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि उस समय की गुणवत्ता या क्वालिटी क्या थी। और यही सबसे बड़ा अंतर है क्लॉक टाइम और कॉस्मिक टाइम के बीच। हमारी आज की दुनिया क्लॉक टाइम पर चलती है जो हर दिन एक जैसा होता है, लेकिन ये प्राचीन विज्ञान हमें सिखाता है कि हर क्षण एक समान नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। समय में भी एक बनावट होती है, एक टेक्सचर होता है। बिल्कुल। और इस पूरी पड़ताल का सार यही निकलता है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य केवल कठोर परिश्रम में नहीं बल्कि सही क्षण यानी राइट मोमेंट के चुनाव में छिपा है। हाँ, नाव में चप्पू चलाना और मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अगर आपको ब्रह्मांडीय लहरों का साथ मिल जाए तो वही मेहनत कई गुना बड़े परिणाम दे सकती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसी बात से एक ऐसा विचार जन्म लेता है जिस पर आज की इस तेज रफ्तार और थकी हुई दुनिया में गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या है? इस पर गौर कीजिए। यदि 11वीं शताब्दी के विद्वान बिना किसी सुपर कंप्यूटर, बिना किसी सैटेलाइट या डिजिटल टेक्नोलॉजी के आसमान के तारों की इतनी सटीक टाइमिंग और मानव शरीर की ऊर्जा के बीच का इतना गहरा और सूक्ष्म तालमेल बिठा सकते थे, तो आज के इस डिजिटल ओवरलोड और हसल कल्चर की अंधी दौड़ में प्रकृति की ऐसी और कितनी लय हैं, मतलब रिदम्स हैं, जिन्हें हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। वाकई हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारी सबसे बड़ी विफलता हमारी मेहनत या प्रतिभा की कमी है, जो हमेशा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है? शायद असल आजादी और सफलता उस प्राकृतिक धड़कन को फिर से सुनने में ही छिपी है। क्या बात है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो भागदौड़ भरी जिंदगी में एक पल रुककर आसमान की तरफ और अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। आज की ये दिव्यास्त्र चर्चा कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताइएगा। और क्या आप इस योग के बनने पर लाभ लेना चाहेंगे?
तो हमारे नियमित पंचांग के शॉर्ट वीडियो को अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। वीडियो को अन्य जनों को भी शेयर करें, जिससे अन्य भी लाभान्वित हो सकें। राम राम, प्रणाम। क्या आप चाहते हैं कि आज जो निवेश करें वैसा ही मौका 3 बार और मिले? क्या आप चाहते हैं कि आप एक घर, सोना, चांदी या वाहन खरीदें तो 3 बार और मौका मिले खरीदने का? क्या आप चाहते हैं कि कर्ज चुकता करने के बाद फिर से ना चढ़ जाए? ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर आज की चर्चा में मिलेगा, तो दिव्यास्त्र की इस चर्चा में अंत तक बने रहिएगा। एक बात सोचकर देखिए, मान लीजिए किसी अचानक आई मजबूरी को टालने के लिए एक छोटा सा कर्ज लिया जाए। सब कुछ एकदम सामान्य लगता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी ठीक उसी तरह का कर्ज 3 बार और लेना पड़ जाए। अरे हाँ, मतलब जब तक इसका एहसास हो तब तक एक साधारण सी आर्थिक भूल एक ऐसे चक्रव्यूह में बदल चुकी होती है जिससे बाहर निकलना असंभव सा लगने लगता है। बिल्कुल, और अक्सर लोग इसे महज एक दुर्भाग्य या श्राप मान लेते हैं। सही कहा, ये कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही कठोर गणितीय और खगोलीय निश्चितता है। और ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि घटनाओं का ये जो लूप है या दोहराव है, उसे आधुनिक सोच अक्सर कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट के चश्मे से देखती है। हाँ, हम हर चीज के पीछे कोई लॉजिक ढूंढते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज हम जिस दस्तावेज का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं वो समय को एक सीधी रेखा के रूप में नहीं देखता। वो इसे एक जटिल कुंडलित चक्र या स्पाइरल के रूप में प्रस्तुत करता है, एक स्पाइरल की तरह। हाँ, ये दस्तावेज वैदिक ज्योतिष के 2 अत्यंत शक्तिशाली संयोजनों का विच्छेदन करता है। पहला है द्विपुष्कर और दूसरा त्रिपुष्कर योग। मुख्य तर्क यह है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे विशिष्ट क्षण होते हैं जब समय खुद को एक मल्टीप्लायर या गुणक के रूप में बदल लेता है, यानी चीजें मल्टीप्लाई होने लगती हैं। एकदम सही। जहां कोई भी कार्य, चाहे वो संपत्ति खरीदना हो या कर्ज लेना, वो भविष्य के लिए 2 या 3 बार की आवृत्ति के साथ लॉक हो जाता है। ठीक है, तो आइए इससे थोड़ा सुलझाते हैं, क्योंकि ये विचार अपने आप में बहुत विशाल है। हाँ। हम यहाँ केवल शुभ मुहूर्त में काम करने की उस सामान्य धारणा की बात नहीं कर रहे हैं जिसका पालन अक्सर किया जाता है। नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। बिल्कुल। घटनाओं के इस दोहराव को समझने के लिए मैं सोच रहा था कि सबसे पहले इस नाम की संरचना को देखना चाहिए। नाम का अर्थ समझना जरूरी है। इस पूरी अवधारणा को त्रिपुष्कर क्यों कहा जाता है? मतलब दस्तावेज इस विशिष्ट शब्दावली का क्या अर्थ निकालता है? इस शब्द का शाब्दिक और दार्शनिक विच्छेदन ही इस पूरे तंत्र को समझने की पहली चाबी है। संस्कृत में त्रि का अर्थ स्पष्ट रूप से 3 है। हाँ, त्रि। और पुष्कर का मूल अर्थ कमल के फूल से है। कमल का फूल? अच्छा। लेकिन स्रोत सामग्री कमल को केवल एक साधारण फूल के रूप में नहीं देखती। भारतीय दर्शन में कमल एक बहुत ही जटिल प्रतीक है। इसे सीधे तौर पर सृजन के देवता ब्रह्मा और ऐश्वर्य व प्रचुरता की देवी लक्ष्मी से जोड़ा गया है। ये तो काफी गहरा अर्थ है। बिल्कुल। आप देखिए, कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, लेकिन वो लगातार खिलता रहता है। उसकी परतें एक के बाद एक खुलती हैं। ये निरंतर सृजन और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये केवल स्थिर रहने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ऊर्जा है जो लगातार अपनी ही नकल बनाती है, जो आगे बढ़ती है। एकदम सही पकड़ा आपने। कमल का ये प्रतीक इस बात का सूचक है कि इस विशेष खगोलीय समय में जो भी बीज बोया जाएगा, यानी जो भी कार्य शुरू किया जाएगा, वो अपनी परतों को खोलेगा। वो महज एक बार होकर खत्म नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। त्रिपुष्कर योग का मूल सिद्धांत यही है कि इस खिड़की के दौरान किया गया शुभ या अशुभ कार्य किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 बार घटित होगा। नियति उस एक कार्य की आवृत्ति को भविष्य के पन्नों पर 3 अलग अलग घटनाओं के रूप में दर्ज कर देती है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी वीडियो गेम में किसी खिलाड़ी को मल्टीप्लायर चीट कोड मिल गया हो। अरे वाह, क्या उपमा दी है। हाँ, मतलब जहां सामान्य रूप से मिलने वाले अंक अचानक 3 गुना होने लगते हैं। या अगर इसे रोजमर्रा के फाइनेंस की दुनिया से जोड़ें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है। ब्याज पर ब्याज। लेकिन एक बहुत बड़े अंतर के साथ। ये चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ बैंकों के सर्वर में रखे नंबरों पर लागू नहीं हो रहा है, बल्कि ये इंसान के वास्तविक भौतिक कर्मों और फैसलों पर लागू हो रहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। दस्तावेज इसे एक बहुत ही भौतिक और ब्रह्मांडीय इको या प्रतिध्वनि की तरह समझाता है। इसके अनुसार
समय एक समान गति से नहीं बहता। कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां खगोलीय ऊर्जा इतनी सघन हो जाती है कि वो किसी भी क्रिया को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है। ऊर्जा सघन हो जाती है, यानी डेंस हो जाती है। हाँ, और जब कोई क्रिया इस सघन बिंदु पर की जाती है तो वो ऊर्जा अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में तरंगे पैदा करती है, रिपल्स पैदा करती है। बिल्कुल। वे तरंगे भविष्य में टकराकर वापस आती हैं, एकदम एक गहरी खाई में लगाई गई आवाज की गूंज की तरह। और त्रिपुष्कर के मामले में ये गूंज 3 बार वापस आती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, और मैं कहूंगी कि थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी। वो कैसे? क्योंकि अगर ये ब्रह्मांडीय गूंज कार्यों को 3 गुना करने की क्षमता रखती है तो ये हर रोज या हर हफ्ते क्यों नहीं बनती? एक बहुत ही जायज सवाल है। जब मैंने स्रोत सामग्री में इसके पीछे का सटीक गणित देखा तो मुझे ये किसी बैंक की विशाल तिजोरी के कॉम्बिनेशन लॉक से भी ज्यादा जटिल लगा। बिल्कुल, ये इतना आसान नहीं है। जहां दिन, तिथि और नक्षत्र के पहियों को एक साथ बिल्कुल सटीक डिग्री पर अलाइन होना पड़ता है। तो जरा इस खगोलीय गणित को समझते हैं। हाँ, तिजोरी के ताले से बेहतर इसे एक यांत्रिक घड़ी, मैकेनिकल वॉच के गियर बॉक्स की तरह समझना होगा। हाँ, जहां हर गियर की अपनी एक अलग गति होती है और वे बहुत ही दुर्लभ क्षणों में एक सीध में आते हैं। दस्तावेज इसे 3 मुख्य गियर्स में बांटता है। ठीक है, तो पहला गियर क्या है? पहला गियर है सप्ताह का दिन। ये योग केवल रविवार, मंगलवार या शनिवार को ही बन सकता है, यानी सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इस समीकरण से पूरी तरह बाहर है। एकदम बाहर है। और इसका एक बहुत ही गहरा खगोलीय कारण है। ये 3 दिन सूर्य, मंगल और शनि द्वारा शासित होते हैं। सूर्य, मंगल और शनि। ज्योतिषीय ढांचे में ये ग्रह उग्र, स्थायी और बहुत ही तीक्ष्ण ऊर्जा वाले माने जाते हैं। घटनाओं को समय के पार धकेलने के लिए जिस प्रचंड बल की आवश्यकता होती है, वो बल इन 3 ग्रहों के पास ही होता है। ये हो गया पहला गियर। हाँ। अब दूसरा गियर क्या है? अब आते हैं दूसरे गियर पर, जो है तिथि या हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रमा का दिन। इसके लिए केवल भद्रा तिथियों का होना आवश्यक है, जो महीने की दूसरी, 7वीं या 12वीं तिथि होती है। भद्रा तिथियां। भद्रा शब्द का इस्तेमाल अक्सर कुछ अशुभ या भारी चीजों के लिए किया जाता है। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही माना जाता है। तो फिर इन विशिष्ट तिथियों को इस मल्टीप्लायर के साथ क्यों जोड़ा गया है? ये एक अच्छा सवाल है। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि भद्रा का अर्थ यहाँ केवल अशुभ होना नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के एकत्रीकरण का समय है। ऊर्जा को इकट्ठा करने का समय। बिल्कुल। इन तिथियों पर चंद्रमा का पृथ्वी के साथ गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक ऐसा होल्डिंग पैटर्न बनाता है जो ऊर्जा को बिखरने नहीं देता। अरे वाह, ये तो पूरा फिजिक्स लग रहा है। हाँ, एक तरह से। जब सूर्य, मंगल या शनि का दिन चंद्रमा की इस भद्रा स्थिति से मिलता है तो घड़ी के 2 बड़े गियर लॉक हो जाते हैं। 2 गियर लॉक हो गए। अब तीसरा गियर। अब सबसे सूक्ष्म और निर्णायक तीसरा गियर आता है, जो है नक्षत्र। और यहीं से तय होता है कि परिणाम 2 गुना यानी द्विपुष्कर होगा या 3 गुना यानी त्रिपुष्कर। अगर मैं स्रोत सामग्री के गणित का सही अनुमान लगा पा रहा हूं तो ये द्विपाद और त्रिपाद नक्षत्रों की संरचना पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। पाद का अर्थ होता है चरण या कदम। अगर द्विपाद का अर्थ 2 कदम है, जिसका मतलब है कि नक्षत्र की ऊर्जा 2 राशियों के बीच विभाजित है, तो इसका परिणाम ये होना चाहिए कि कार्य 2 बार दोहराया जाए। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। द्विपुष्कर योग तब बनता है जब दिन और तिथि के उसी संयोजन के साथ मंगल ग्रह के नक्षत्र जुड़ते हैं, जैसे कि मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा। अच्छा, इन तीनों को द्विपाद कहा जाता है। हाँ, खगोलीय ज्यामिति के अनुसार हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। द्विपाद नक्षत्रों के ठीक 2 चरण एक राशि में होते हैं और बाकी 2 चरण अगली राशि में, यानी 50-50 का स्प्लिट। एकदम सही। ये 50-50 का एकदम सही विभाजन है। ऊर्जा 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है, जिससे ब्रह्मांड में किसी भी घटना के ठीक 2 बार प्रकट होने की स्थिति बनती है। तो फिर त्रिपुष्कर के लिए, जहां परिणाम 3 गुना होने हैं, नक्षत्र का विभाजन असममित होना चाहिए, मतलब एसिमेट्रिकल। हाँ, 3 चरण एक तरफ और 1 चरण दूसरी तरफ। ठीक, यही स्रोत का मुख्य तकनीकी पहलू है। त्रिपुष्कर योग के लिए सूर्य या गुरु के नक्षत्रों की आवश्यकता होती है। जैसे कि कौन से नक्षत्र? जैसे विशाखा, पुनर्वसु, कृत्तिका, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा या पूर्वा भाद्रपद। इन्हें त्रिपाद नक्षत्र कहा जाता है। इनके 3 चरण एक राशि में होते हैं और केवल 1 चरण अगली राशि में। जरा रुकिए, अगर ये 3 और 1 का अनुपात है, यानी 3:1,
तो एक तरह का भारी असंतुलन पैदा हो रहा है। बिल्कुल। क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड इस ज्यामितीय असंतुलन को सुलझाने या संतुलित करने के प्रयास में ही घटना को 3 बार दोहराने पर मजबूर हो जाता है? दस्तावेज इसे लगभग इसी तरह समझाता है। ये 3:1 का अनुपात अंतरिक्ष में एक तनाव, एक टेंशन पैदा करता है। जब भद्रा तिथि का गुरुत्वाकर्षण और विशेष दिनों की उग्र ऊर्जा इस त्रिपाद असंतुलन से टकराती है तो वो एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। एक स्प्रिंग की तरह जो दब गया हो। हाँ, और उस क्षण में जो भी कार्य किया जाता है वो इस ब्रह्मांडीय स्प्रिंग के खुलने के साथ ही भविष्य में 3 अलग-अलग बिंदुओं पर प्रतिध्वनित होने लगता है। ये सच में हैरान करने वाला है कि प्राचीन काल में समय और अंतरिक्ष की ज्यामिति की समझ कितनी गहरी थी। ये महज कोई आस्था का विषय नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये प्राचीन काल के खगोलविदों द्वारा तारों की स्थिति और समय के खिंचाव का एक बहुत ही जटिल गणितीय मॉडल है। लेकिन इस जटिल गणित को समझने के बाद एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। हाँ, बताइए। अगर ये तंत्र सच में इतना शक्तिशाली है और किसी भी कार्य को 3 गुना कर सकता है तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ये एक दोधारी तलवार है। ये केवल बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाता, बल्कि ये किसी भी विनाशकारी चक्र को भी ट्रिगर कर सकता है। एकदम सही बात है। इसी बिंदु पर आकर ये दस्तावेज एक रहस्यमयी प्राचीन ग्रंथ से बदलकर एक बहुत ही क्रूर फाइनेंशियल सलाह यानी फाइनेंशियल एडवाइजरी में तब्दील हो जाता है। क्रूर वित्तीय सलाह? हाँ, क्योंकि दस्तावेज स्पष्ट करता है कि ब्रह्मांड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो केवल कार्य की प्रकृति को देखता है और उसे मल्टीप्लाई कर देता है। इसीलिए लंबी अवधि के शुभ निवेशों के लिए इसे बेहतरीन माना गया है। मैंने देखा कि कुछ बहुत ही विशिष्ट संपत्तियों की सूची है, जैसे सोना, चांदी, जमीन या कोई नया वाहन खरीदना। हाँ, या फिर किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी शुरू करना। इसका तर्क बहुत ही सीधा लगता है मुझे। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति इस त्रिपुष्कर योग में सोने का एक सिक्का भी खरीदता है तो ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड में ये दर्ज हो जाता है कि इस व्यक्ति के पास संपत्ति आ रही है। सही कहा। अब क्योंकि ये 3x मल्टीप्लायर का समय है, नियति भविष्य में ऐसी परिस्थितियां बनाएंगी कि उसे सोना या जमीन खरीदने के 3 और अवसर मिले। हाँ, ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाने जैसा है। नए व्यापारिक सौदे करने या ब्रांड लॉन्च करने के लिए भी इसे आदर्श बताया गया है। निवेश की दृष्टि से ये सब बहुत सकारात्मक है, लेकिन दस्तावेज का असली जोर क्या न करें की सूची पर है। क्या न करें की सूची? हाँ, और यहाँ की चेतावनियां बहुत ही गंभीर हैं। सबसे पहला और सख्त नियम है कि इस दौरान अपनी कोई भी संपत्ति, घर या कीमती वस्तु न बेचें। ऐसा इसलिए क्योंकि बिक्री का अर्थ है संपत्ति का कम होना या हाथ से जाना। बिल्कुल। अगर इस मल्टीप्लायर के दौरान कुछ बेचा गया तो संपत्ति के क्षय होने का चक्र शुरू हो जाएगा और ये चक्र 3 गुना गति से काम करेगा। बाप रे। लेकिन स्रोत के अनुसार सबसे विनाशकारी कदम जो कोई उठा सकता है वो है कर्ज लेना। दस्तावेज में इसे अक्षय ऋण का नाम दिया गया है। अक्षय ऋण यानी जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी खत्म न हो। हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी किसी तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के लिए त्रिपुष्कर योग के दौरान पैसे उधार लेता है। खगोलीय गियर्स लॉक हो जाते हैं। अब भले ही वो व्यक्ति उस कर्ज को चुकाने की पूरी क्षमता रखता हो, अचानक कोई ना कोई अनपेक्षित खर्च सामने आ जाएगा, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या गाड़ी का खराब होना। बिल्कुल। और इससे उसे दूसरा कर्ज लेना पड़ेगा, फिर तीसरा। ये एक ऐसा फंदा बन जाता है जो खुद को कसता चला जाता है। ये तो मनोविज्ञान और खगोल विज्ञान का एक डरावना संगम है ना? सट्टेबाजों और शेयर बाजार के ट्रेडर्स के लिए भी स्रोत में गहरी चेतावनी छिपी है। रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में? हाँ, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वे अक्सर घाटा होने पर उसे तुरंत रिकवर करने के लिए एक बड़ा रिस्क लेते हैं, जिसे आम भाषा में रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। दस्तावेज इशारा करता है कि अगर इस योग के दौरान घाटे के समय कोई बड़ा दाव खेला गया तो वो नुकसान सीधे 3 गुना बड़ा होकर सामने आएगा। बिल्कुल। अगर कोई कीमती वस्तु खो जाए तो वो महज एक वस्तु का खोना नहीं है, बल्कि बड़े नुकसान के एक नए अध्याय की शुरुआत है। दस्तावेज का सार यही है कि जब मल्टीप्लायर एक्टिव हो तो इंसान का हर छोटा कदम भविष्य की 3 बड़ी छलांगों की दिशा तय करता है। इसलिए सावधानी ही एकमात्र बचाव है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नियम है जिसने मुझे सच में उलझा दिया। अच्छा, वो कौन सा नियम है? देखिए, अगर त्रिपुष्कर योग इतना ही पवित्र है, ये प्रचुरता और ऐश्वर्य का प्रतीक है और इसमें किए गए शुभ कार्यों का फल 3 गुना हो जाता है। हाँ। तो दस्तावेज इस दिन शादी या सगाई जैसे अत्यंत मांगलिक कार्यों को पूरी तरह से वर्जित क्यों करता है? अक्सर लोग तो शादी के लिए सबसे शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त की तलाश करते हैं, फिर इस महायोग में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार को क्यों टाला जा रहा है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है।
और इसका जवाब ज्योतिषीय नियमों के पीछे छिपे विशुद्ध और ठंडे तर्क को दर्शाता है। ठंडे तर्क को मतलब कोल्ड लॉजिक? हाँ, दस्तावेज भावुकता पर नहीं बल्कि गणित पर काम करता है। हमने इस पूरे विश्लेषण में स्थापित किया है कि त्रिपुष्कर का एकमात्र काम है पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन। हाँ, ये घटनाओं को दोहराता है। बिल्कुल। अब विवाह या सगाई जैसे संस्कार जीवन में एक बार होने वाले बुनियादी स्तंभ माने जाते हैं। मैं समझ गया। इसका मतलब है कि अगर कोई इस योग में विवाह करता है तो खगोलीय गणित उस विवाह की घटना को 3 बार दोहराने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही। और किसी विवाह का जीवन में 3 बार दोहराए जाने का सीधा सा अर्थ है कि पहले के विवाहों का टूटना या असफल होना। यही वो बिंदु है जहां दस्तावेज की गहराई समझ में आती है। धन का आना, जमीन खरीदना या व्यापार का बढ़ना, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी इंसान बार बार होते हुए देखना चाहेगा। हाँ, पैसे किसे बुरे लगते हैं। सही बात है, लेकिन विवाह संस्कार का बार बार होना एक बहुत ही गंभीर पारिवारिक और भावनात्मक संकट का संकेत है। इसलिए जो ऊर्जा भौतिक प्रचुरता के लिए वरदान है, वही ऊर्जा मानवीय रिश्तों की स्थिरता के लिए एक अभिशाप बन सकती है। ये एक बहुत ही शानदार और स्पष्ट करने वाला नजरिया है। मतलब जो चीज एक जगह वरदान है वही दूसरी जगह विनाश का कारण बन सकती है। ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। बिल्कुल, उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस कार्य पर लागू किया जा रहा है। तो अब इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही तार्किक और आधुनिक चुनौती की ओर मोड़ते हैं। बताइए। सामग्री प्राचीन समय में लिखी गई थी, जब गाय, जमीन और सोना ही मुख्य संपत्तियां हुआ करती थीं। सही बात है, लेकिन क्या ये व्यवस्था आज की तेज डिजिटल दुनिया में भी वैसी ही लागू होती है? यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी व्यावहारिक खामी नजर आती है। कैसी खामी? देखिए, इस योग को बनने के लिए वार, तिथि और नक्षत्र के पहियों को एक सटीक समय पर मिलना होता है। क्या होगा अगर ये ब्रह्मांडीय खिड़की मंगलवार की रात 2 बजे खुल जाए? आप रात के 2 बजे सरकारी दफ्तर जाकर जमीन की रजिस्ट्री तो नहीं करा सकते। बिल्कुल नहीं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी दिन में ही बंद हो जाता है। तो क्या ये दुर्लभ मल्टीप्लायर बस यूं ही बर्बाद हो जाता है? ये आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दिन और रात के विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को बहुत स्पष्टता से संबोधित करती है। अच्छा? हाँ, दस्तावेज के अनुसार ब्रह्मांडीय खगोलीय ज्यामिति केवल एक संभावना पैदा करती है, एक पोटेंशियल। लेकिन उस ऊर्जा को भौतिक रूप में प्रकट होने के लिए पृथ्वी पर एक माध्यम या पात्र की आवश्यकता होती है, एक रिसेप्टिकल। यानी अगर आपके पास एक ऐसा कूपन है जो किसी भी खरीदारी पर 300% का रिटर्न दे सकता है, लेकिन जब आप उसे भुनाने जाते हैं तो पता चलता है कि स्टोरी बंद है। बिल्कुल। अगर बाजार बंद है तो मल्टीप्लायर काम नहीं करेगा। ठीक यही बात है। अगर त्रिपुष्कर योग रात के समय बनता है तो वो पारंपरिक निवेशों जैसे शेयर बाजार, रियल एस्टेट या भौतिक सोने की खरीदारी के लिए निष्प्रभावी हो जाता है। मतलब यूजलेस हो जाता है। हाँ, क्योंकि इन सभी भौतिक और कानूनी प्रक्रियाओं का संचालन दिन के उजाले और कार्यालय समय के दौरान ही होता है। प्राचीन नियम ये मानता है कि यदि क्रिया संपन्न नहीं हुई तो प्रतिध्वनि भी उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन यहाँ से आधुनिक तकनीक एक बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से इन प्राचीन नियमों के साथ जुड़ जाती है। वो कैसे? क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा बाजार है जिसकी दुकान कभी बंद नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी और वैश्विक डिजिटल बाजार 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। अरे हाँ, ये तो है। रात के 2 बजे हों या सुबह के 4, वहां लेन देन कभी नहीं रुकता। और दस्तावेज के आधुनिक विश्लेषण में यही सबसे दिलचस्प मोड़ है। जो योग रात में बनने के कारण पारंपरिक निवेशकों के लिए बेकार हो जाता था, वो अब 24/7 चलने वाले डिजिटल बाजारों के लिए पूरी तरह से सक्रिय है, एक्टिव है। बिल्कुल। समय और स्थान की जो भौतिक सीमाएं पहले इस योग को रोक देती थीं, ब्लॉकचेन और डिजिटल ट्रेडिंग ने उन सीमाओं को खत्म कर दिया है। कोई भी व्यक्ति रात के 3 बजे भी अपने फोन से निवेश करके इस ब्रह्मांडीय गुणक का लाभ उठा सकता है। लेकिन यहाँ भी वो पुरानी चेतावनी वापस आ जाती है। हाँ, चेतावनी तो हमेशा रहती है। सिर्फ इसलिए कि रात में क्रिप्टो बाजार खुला है और त्रिपुष्कर योग चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे अपना पैसा लगा दे। बिल्कुल। डिजिटल बाजार पहले से ही बहुत अस्थिर होते हैं, काफी वोलेटाइल होते हैं। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। खगोलीय लाभ केवल एक अतिरिक्त बल है, एक एडिशनल फोर्स। ये बाजार के बुनियादी नियमों या व्यक्तिगत वित्तीय समझ को खत्म नहीं करता। सही बात है। अगर कोई डिजिटल संपत्ति पहले से ही गिरने की दिशा में है या किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जोखिम लेने की अनुमति नहीं देती, तो ये मल्टीप्लायर किसी भी गलत फैसले को 3 गुना बड़े नुकसान में बदल देगा। यानी नुकसान भी 3x हो जाएगा। बिल्कुल।
प्राचीन सिद्धांत आज की तकनीक के साथ खुद को ढाल जरूर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आधारभूत सावधानी और विवेक अभी भी सबसे पहली शर्त है। ये पूरी चर्चा वाकई में बहुत सी नई परतों को खुलती है। हमने आज त्रिपुष्कर योग के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि कैसे त्रि और पुष्कर का मिलन एक निरंतर फैलने वाला ब्रह्मांडीय मल्टीप्लायर बनाता है। हमने उस खगोलीय गणित का विच्छेदन किया जहां सूर्य, मंगल और शनि के दिनों का भाद्रा तिथियों और द्विपाद या त्रिपाद नक्षत्रों की ज्यामिति के साथ एक घड़ी के गियर्स की तरह मिलना जरूरी होता है। और हमने उस कठोर नियम को भी समझा जो ये तय करता है कि संपत्ति का आना और कर्ज का जाल दोनों ही इस योग में कैसे 3 गुना गति से काम करते हैं। हाँ, और ये भी जाना कि क्यों विवाह जैसा पवित्र संस्कार इस पुनरावृत्ति के सिद्धांत से बाहर रखे गए हैं। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए ये एक बार फिर स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य ज्योतिषीय मान्यताओं को वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्थापित करना या किसी भी तरह से उनका प्रचार करना नहीं है। एकदम सही। हम केवल स्रोत सामग्री में दी गई उस आकर्षक और जटिल प्रणाली का निष्पक्ष अवलोकन कर रहे हैं जो प्राचीन समय में मनुष्य के कार्यों और समय के प्रवाह के बीच के संबंध को डिकोड करने का प्रयास करती थी। यह दस्तावेज समय को एक सीधी सड़क की तरह नहीं बल्कि एक गूंजते हुए कक्ष, एक इको चेम्बर की तरह देखता है, जहां आज का एक छोटा सा कदम भविष्य में कई बार लौट कर आ सकता है। स्रोत सामग्री का ये नजरिया निश्चित रूप से मानवीय निर्णयों के प्रति एक नई जागरूकता पैदा करता है। तो इस गहराई से किए गए विश्लेषण को हम एक विचार के साथ यहाँ विराम देते हैं। एक ऐसा सवाल जो किसी को भी अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। जिस आधुनिक, डिजिटल और 24 घंटे चलने वाली अर्थव्यवस्था में आज इंसान जी रहा है, जहां हर चीज तकनीक और एल्गोरिथम से तय होती दिखती है, हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्यों के सबसे आधुनिक वित्तीय फैसले और बाजार के उतार चढ़ाव असल में हजारों साल पुराने खगोलीय तालमेल और ब्रह्मांड की उन घड़ियों से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़े हों जितना इंसान कभी सोच भी नहीं सकता? दिव्यास्त्र की आज की चर्चा कैसी लगी? है ना लाभदायक? कमेंट में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही जीवन उपयोगी विषय आपके जीवन को बदल कर रख दें। क्या आपका भाग्य कठोर परिश्रम के बाद अवरोध होता है? क्या आप जानते हैं शनि और बृहस्पति का दुर्लभ सामंजस्य क्या योग बनाते हैं? विवाह हेतु पूर्णतः निषिद्ध योग कौन सा है? जानेंगे दरिद्रता नाश हेतु विशेष अनुष्ठान कौन सा है। साथ ही अंत में जानेंगे अमोघ ऊर्जा की प्राप्ति के लिए विशेष मंत्रों को। तो शुरू करते हैं आज की दिव्यास्त्र चर्चा। कई बार ना जिंदगी में एक ऐसा अजीब सा दौर आता है, मेरा मतलब है जहां मेहनत की तो कोई कमी नहीं होती, हम दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी है जिसे पार करना एकदम असंभव सा हो गया है। हाँ बिल्कुल, और इंसान सोचता रहता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई है। एग्जैक्टली। अगर तकनीकी भाषा में इसे समझा जाए तो ये उस स्थिति की तरह है जब हमारा कंप्यूटर या कोई सिस्टम पूरी तरह से हैंग हो जाता है, स्क्रीन फ्रीज हो चुकी है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा और आप चाहे जितने भी बटन दबा लें कुछ भी नहीं बदलता। हाँ, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है। बिल्कुल। और ऐसे समय में केवल एक ही चीज काम आती है, सिस्टम का रीसेट बटन। आज हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार एक बेहद दिलचस्प स्रोत है। इसका नाम है गुरु पुष्य योग, और ये दस्तावेज हमें बताता है कि जिस तरह हमारे उपकरणों में रीसेट बटन होता है ना, ठीक उसी तरह इस ब्रह्मांड में भी एक कॉस्मिक रीसेट बटन मौजूद है, और वो है गुरु पुष्य योग। सही कहा आपने, और ये विषय बहुत गहरा है। हमारा उद्देश्य उस गहरे तंत्र को समझना है कि कैसे ये एक विशेष दिन वर्षों से अटके पड़े भाग्य को पूरी तरह से रीबूट करने का एक महापर्व बन जाता है। देखिए, इस विषय की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि समाज ने इस अत्यंत गूढ़ खगोलीय घटना को महज एक शॉपिंग फेस्टिवल में तब्दील कर दिया है। एक बहुत ही गहरी और आध्यात्मिक तस्वीर पेश करता है। हाँ, लोग बस सोना खरीदने निकल पड़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब जीवन की गति पूरी तरह से अवरुद्ध महसूस हो, कोई रास्ता ना दिखे, तो ये योग ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक विशेष संचरण के जरिए जीवन को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखता है। एक बहुत ही भारी और महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वार्चस शक्ति। वार्चस शक्ति। अच्छा। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये योग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो अचानक से सब कुछ ठीक कर देगा। इस ब्रह्मांडीय घटना का हमारे व्यक्तिगत कर्मों के साथ एक सीधा और कह सकते हैं कि गणितीय संबंध है। मतलब ये सिर्फ किस्मत बदलने का दिन नहीं है, बल्कि हमारे एक्शन से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली।
ये भौतिक समृद्धि और आत्मा के उत्कर्ष, इन दोनों के एक साथ घटित होने का एक अत्यंत दुर्लभ खगोलीय क्षण है। ये जो आपने वर्चुअस शक्ति वाला बिंदु कहा ना, ये काफी ध्यान खींचता है। मैं पढ़ रही थी कि अगर हम इस नक्षत्र की भव्यता की बात करें, वैदिक ज्योतिष के इतने विशाल आकाश मंडल में पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहता है। हाँ, राजा कहा गया इसे। और इसे तिष्य यानी परम मंगलकारी भी कहा गया है। तो ये पढ़कर ना ऐसा लगता है जैसे जीवन के उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हुए अचानक कोई एक्सप्रेस लेन मिल गई हो जो सीधे ईश्वरीय कृपा तक जाती है। दैवीय आशीर्वाद के योग्य बना रहा है। लेकिन एक सवाल जो यहाँ मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था वो ये कि अगर ये नक्षत्र इतना ही मंगलकारी और राजाओं का राजा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज भरत का जन्म इसी पुष्य नक्षत्र में हुआ था। अब अगर ये इतनी ही बड़ी एक्सप्रेस लेन है तो भरत का जीवन तो अकल्पनीय संघर्षों, त्याग और मानसिक पीड़ा से भरा था ना। ये बहुत ही जायज सवाल है। मतलब उन्हें तो कभी वो राज सुख मिला ही नहीं जिसे हम आज के संदर्भ में भाग्य कहते हैं। तो फिर ये कैसा मंगलकारी नक्षत्र हुआ? ये एक्सप्रेस लेन वाली बात सुनने में बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन भरत का जीवन ही इस नक्षत्र के असली स्वभाव को समझने की कुंजी है। देखिए, वर्चस्व शक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीवन से अचानक सारी मुश्किलें गायब हो जाएंगी और आपको कोई मखमली बिस्तर मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर वर्चस्व का असल मतलब क्या है? वर्चस्व का अर्थ है वो आंतरिक तेज, वो आत्मिक बल जो भयंकर से भयंकर परिस्थितियों में भी इंसान को टूटने नहीं देता। भरत का चरित्र पोषण, त्याग और निस्वार्थ प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक है। उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं किया। हाँ, उन्होंने तो खड़ाऊ रखकर राज्य चलाया था। बिल्कुल, एक तपस्वी की तरह राज्य का पोषण किया। पुष्य नक्षत्र का मूल स्वभाव ही यही है, बिना किसी अहंकार के पोषण करना। ओ, अब समझ में आ रहा है। तो जब ये नक्षत्र सक्रिय होता है तो ये आत्मा की परिपक्वता की मांग करता है। ये आपके भीतर की उस पात्रता को जगाता है जिससे आप ब्रह्मांड के आशीर्वाद को संभाल सकें, क्योंकि बिना परिपक्वता के मिली हुई शक्ति न अक्सर विनाश का कारण बन जाती है। मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक तरह की ट्रेनिंग है, या कह लें पात्रता विकसित करने का क्षण है। और शायद भरत के इसी जीवन संघर्ष के पीछे वो तकनीकी कारण छिपा है जो स्रोत आगे बताता है। और ये हिस्सा वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। बिल्कुल, इसके तकनीकी पहलू बहुत दिलचस्प हैं। इस योग के अधिष्ठाता देवता देवगुरु बृहस्पति हैं, जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने गुरु का पद दिया था। देवगुरु बृहस्पति यानी ज्ञान, अनुकंपा और विस्तार के देवता। लेकिन इसी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनिदेव है। हाँ, शनिदेव। मतलब एक तरफ शनि जो कर्म, कठोर अनुशासन, देरी और न्याय के प्रतीक है, और दूसरी तरफ गुरु जो कृपा और क्षमा के। ये तो ऐसा है जैसे किसी कक्षा में एक बेहद सख्त और निर्दयी हेडमास्टर बैठा हो और उसी कक्षा में एक अत्यंत दयालु मेंटर भी आ जाए। दोनों की प्रकृति तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। हेडमास्टर और मेंटर का ये विरोधाभास काफी दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगा। इसे एक सख्त जज और एक दयालु मार्गदर्शक के रूप में देखना ज्यादा सटीक होगा। एक सख्त जज और मार्गदर्शक। हाँ, ज्योतिषीय और खगोलीय गणनाओं में बृहस्पति और शनि की ऊर्जाएं बिल्कुल विपरीत दिशाओं में काम करती हैं। शनि किसी भी चीज को सिकोड़ते हैं, अनुशासित करते हैं और एक तरह से परीक्षण लेते हैं, जबकि बृहस्पति उसका विस्तार करते हैं। तो जब ये दोनों ऊर्जाएं टकराती हैं तब क्या होता है? इसीलिए जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु शनि की महादशा आती है तो वो सबसे निर्णायक और उथल-पुथल से भरा समय होता है। इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो किस दिशा में जाए। हाँ, एक कंफ्यूजन सा रहता होगा। बिल्कुल, लेकिन गुरु पुष्य योग वो अत्यंत दुर्लभ माइक्रो विंडो है, या कह लें एक सूक्ष्म समय अंतराल है जहां ये दोनों विपरीत ऊर्जाएं एक दूसरे का विरोध करने के बजाय एक सीध में आ जाती हैं, अलाइन हो जाती हैं। अरे वाह! ये वो क्षण है जहां शनि का कठोर कर्म और गुरु की असीम अनुकंपा एक साथ एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस माइक्रो विंडो के दौरान हम केवल किस्मत या उस दयालु मार्गदर्शक के भरोसे बैठ सकते हैं? मतलब बस योग आ गया और हमारा काम हो गया। यही तो इस पूरे योग का सबसे बड़ा कैच है। अच्छा, इस योग में सफलता का एकमात्र मार्ग है अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना। चूंकि इस नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, इसलिए बिना पारदर्शी और ईमानदार कर्म के कुछ भी हासिल नहीं होगा। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है? कोई शॉर्टकट नहीं। जब तक कोई व्यक्ति अपने कर्मों में पूरी तरह से सच्चा नहीं है, तब तक गुरु की कृपा उस माइक्रो विंडो से जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकती। वाकई। हाँ, ब्रह्मांड यहाँ एक तरह का सौदा कर रहा है। आप शनि के अनुशासन को स्वीकार करें और बदले में गुरु का विस्तार और भाग्य आपको मिलेगा।
इसलिए यहाँ कर्तव्यों का पालन करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि उस कॉस्मिक रीसेट बटन को दबाने के लिए एक जरूरी पासवर्ड है। ये पासवर्ड वाली बात ना इस पूरे सिद्धांत को बहुत तार्किक बना देती है, लेकिन इसी तार्किकता के बीच स्रोत एक ऐसे विरोधाभास की तरफ ले जाता है जिसने मुझे लिटरली इस पूरे दस्तावेज को 2 बार पढ़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसा क्या था उसमें? देखिए, हमने अभी तक समझा कि ये नक्षत्र इतना पवित्र है, इसमें शनि और गुरु का दुर्लभ सामंजस्य है, इसे नक्षत्रों का राजा कहा जा रहा है। लेकिन फिर एक जगह आकर स्रोत में एक डेंजर वार्निंग जैसी चेतावनी लिखी है। आप विवाह वाले हिस्से की बात कर रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली। इतने अमोघ फल देने वाले, इतने दिव्य नक्षत्र में जीवन के सबसे शुभ कार्य यानी विवाह या पाणी ग्रहण संस्कार को पूर्णतः वर्जित और भयंकर अशुभ माना गया है। बिल्कुल, ये बहुत से लोगों को हैरान करता है। मतलब ये तो ऐसा हुआ ना कि कोई मशीन दुनिया में सबसे शानदार काम करती हो, लेकिन उसके सबसे जरूरी फंक्शन पर ही लाल टेप लगा दिया गया हो। ये पाबंदी आखिर क्यों है? ये सवाल अक्सर लोगों को चौंकाता है, लेकिन स्रोत में मौजूद एक पौराणिक आख्यान इस निषेध के पीछे के विज्ञान को बहुत अच्छे से समझाता है। वो ब्रह्मा जी वाली कथा? हाँ। कथा के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री शारदा, जिन्हें शत्रुपा भी कहा जाता है, उनका विवाह इसी पुष्य नक्षत्र में तय किया था। लेकिन विवाह की विधि पर ब्रह्मा जी स्वयं अपनी ही पुत्री के अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और उनके भीतर एक विकार उत्पन्न हो गया। 1 मिनट, 1 सेकंड रुकिए। ये कथा अपने आप में बहुत विचलित करने वाली है। मतलब सृष्टि के रचयिता से ऐसी भूल कैसे हो सकती है? और अगर ऐसा हुआ भी तो क्या इसका खामियाजा इस बेचारे नक्षत्र को भुगतना पड़ा? यही वो बिंदु है जहां पौराणिक कथाएं एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदेश देती हैं। कैसे? जब ब्रह्मा जी को अपनी इस पशुता या विकार का भान हुआ तो आत्मग्लानि में उन्होंने स्वयं इस योग को श्राप दे दिया। ये ब्रह्मा जी का श्राप, जिसे स्रोत वर्जित रहस्य कहा जाता है, ये कोई सजा नहीं है, ये दरअसल एक ब्रह्मांडीय क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी कंट्रोल? वो कैसे? देखिए, ये नक्षत्र तिक्ना चरम सात्विक है। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी उच्च है कि यह केवल आत्मा का उत्थान, ईश्वर की साधना और निस्वार्थ कर्म के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा। और विवाह मूलतः क्या है? विवाह सांसारिक विस्तार, काम यानी डिजायर और रजोगुण से जुड़ा संस्कार है। जहां कामुकता, वासना या किसी भी प्रकार के सांसारिक विकार की संभावना होती है, वहां इस योग की पवित्रता खंडित हो जाती है। ओह, तो ये श्राप एक तरह का प्रोटेक्शन है। बिल्कुल, ये श्राप सुनिश्चित करता है कि इस असीम ऊर्जा का उपयोग केवल उच्च चेतना के लिए हो, ना कि सांसारिक भोग के लिए। ये नजरिया वाकई बहुत नया है। यानी ये कोई दोष नहीं है, बल्कि एक तरह का फायरवॉल है जो इस योग की ऊर्जा को दूषित होने से बचाता है। अब अगर हम इस योग की इस चरम शुद्धता और इसके कड़े नियमों को समझ चुके हैं, तो यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है। जी पूछिए। उस शक्ति का उपयोग कैसे करें? क्या केवल आंख बंद करके ध्यान में बैठने से काम हो जाएगा? नहीं, सिर्फ ध्यान काफी नहीं है। हाँ, कुछ बहुत ही विशिष्ट वस्तुओं और अनुष्ठानों की एक पूरी लंबी सूची दी गई है। और सच कहूं तो 21वीं सदी में जब इकोनॉमी, डेटा और एल्गोरिदम पर चलती है, तो ये पढ़कर थोड़ा अजीब लगता है कि घर में एक विशेष जड़ या शंख रखने से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। ये संदेह बहुत स्वाभाविक है आज के समय में। मोती शंख का उल्लेख है, जिसमें लगातार 11 दिनों तक 11 बार मंत्र पढ़कर एक चावल का दाना भरना होता है। इसका कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक आधार क्या हो सकता है? मतलब ये तो अंधविश्वास जैसा लगता है। हाँ, जब हम इन्हें अनुष्ठानों को सतह से देखते हैं तो ये केवल अंधविश्वास ही लग सकते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें तंत्र विज्ञान और मनोविज्ञान के चश्मे से देखें तो एक अलग ही तंत्र समझ में आता है। वो तंत्र क्या है? देखिए, ब्रह्मांड में मौजूद हर भौतिक वस्तु की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा तरंग या फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे रेडियो के एंटीना को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर सेट करने से ही आवाज साफ आती है ना, वैसे ही ये विशिष्ट वस्तुएं जैसे मोती, शंख, एकाक्षी नारियल या हल्दी उस खास मुहूर्त में कॉस्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने वाले रिसीवर बन जाते हैं। तो क्या ये वस्तुएं एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखने का काम करती हैं? मतलब जैसे कोई डिवाइस उस मुहूर्त की ऊर्जा को कैप्चर कर लेता हो, बैटरी की तरह? कैप्चर करने से ज्यादा मैं इसे एक फोकसिंग लेंस कहूंगा। फोकसिंग लेंस? हाँ, जरा सोचिए, जब आप 11 दिनों तक लगातार एक ही समय पर 11 बार मंत्र पढ़कर एक चावल का दाना शंख में डालते हैं, तो आप दरअसल क्या कर रहे हैं? एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, आप शनिदेव के अनुशासन और निरंतरता का पालन कर रहे हैं। और जब आप श्री महालक्ष्मी नमः का जाप कर रहे हैं तो आप गुरु की कृपा का आह्वान कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कर्म और कृपा दोनों का मिश्रण है। सही कहा। ये अनुष्ठान आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को उस वर्चुअस शक्ति के साथ अलाइन कर देता है।
ये बाहरी वस्तुएं केवल माध्यम हैं, आपके आंतरिक संकल्प को भौतिक रूप देने के लिए। ये स्पष्टीकरण तो वाकई बहुत से गुत्थियां सुलझा देता है। एक अच्छी नारियल का भी जिक्र है, जिसे साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उसे चंदन के अष्टदल पर स्थापित करने की बात कही गई है। इसके अलावा हल्दी और चांदी खरीदने पर भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हल्दी का पीला रंग और उसकी प्रकृति सीधे तौर पर बृहस्पति ग्रह के गुरुत्व और ज्ञान से जुड़ी है। और चांदी? चांदी शीतलता, चंद्रमा और मन की एकाग्रता का प्रतीक है। जब आप गुरु पुष्य योग में इन्हें घर लाते हैं तो आप उस ब्रह्मांडीय समय की सकारात्मकता को भौतिक रूप में सहेज रहे होते हैं। इसके साथ ही स्रोत में एक बहुत ही रहस्यमयी जड़ी का उल्लेख किया गया है, अपामार की जड़। हाँ, मैंने पढ़ा था वो। इसके 2 विशेष उपयोग बताए गए हैं। एक, इसे तिजोरी में रखने से धन का संचय बढ़ता है, और दूसरा, इसका तिलक लगाने से सम्मोहन शक्ति जागृत होती है। सम्मोहन शक्ति, क्या ये थोड़ा अवास्तविक नहीं लगता? मेरा मतलब है, कोई जड़ किसी को वश में कैसे कर सकती है? यहाँ सम्मोहन का अर्थ किसी के दिमाग को कंट्रोल करना या कोई सस्ता जादू टोना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? तंत्र विज्ञान में सम्मोहन का अर्थ है तेज या आकर्षण, जिसे हम ऑरा कहते हैं। ओह, ऑरा? हाँ, जब ये जड़ गुरु पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा में सिद्ध होती है तो ये व्यक्ति के आभामंडल को साफ करती है। जिस वर्चस्व शक्ति की हमने शुरुआत में बात की थी ना, वो जब इंसान के चेहरे और विचारों में उतरती है तो लोग स्वाभाविक रूप से उसकी बातों, उसके विचारों और उसके नेतृत्व की ओर आकर्षित होते हैं। लोग उससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, इसे ही सम्मोहन कहा गया है, एक चुंबकीय व्यक्तित्व का विकास होना। समझ गई। यानी ये सारा भौतिक सामान, हल्दी, शंख, जड़ी, ये सब एक तरह से हार्डवेयर है। लेकिन किसी भी हार्डवेयर को चालू करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, एक कमांड की जरूरत होती है। बहुत सही एनालॉजी है। सॉफ्टवेयर मंत्रों के रूप में दिया गया है। 108 बार जाप करने की बात कही गई है। ये मंत्र आखिर काम कैसे करते हैं? क्या ये महज कुछ शब्द हैं या इनका कोई ध्वनि विज्ञान यानी एकॉस्टिक साइंस? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मंत्र महज कुछ धार्मिक शब्द नहीं है, ये ध्वनियों की ज्यामिति है, ज्योमेट्री ऑफ साउंड्स। ज्योमेट्री ऑफ साउंड्स दिलचस्प है। जब आप एक विशिष्ट लय में इनका उच्चारण करते हैं तो ये आपके आसपास के वातावरण में और आपके मस्तिष्क की तरंगों में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा करते हैं, एक वाइब्रेशन बनाते हैं। स्रोत ने हर स्तर के साधक के लिए मंत्रों की व्यवस्था दी है। जो लोग संस्कृत के श्लोकों में पारंगत हैं उनके लिए पौराणिक मंत्र दिया गया है। हाँ, वो मंत्र था ना, वंदे बृहस्पतिं पुष्य देवता मातृशुकृतिम सर्वाभरण संपन्नम देव मंत्रेण मादरात। बिल्कुल यही मंत्र। और इसके साथ ही बहुत ही शक्तिशाली वेद मंत्र भी स्रोत में दर्ज है। ओम बृहस्पते अतियदरि और हाद द्युमद विभाति कृतुमज्जनेषु। इसे पढ़ते ही ना शब्दों की जो गूंज पैदा होती है वो वाकई मन में एक ठहराव लाती है। और यही ध्वनि तरंगे उस वर्चस्व शक्ति को आपके अवचेतन मन में स्थापित करती हैं। अच्छा, लेकिन ज्ञान का ये मार्ग लचीला भी है। जो लोग इतने लंबे मंत्र नहीं पढ़ सकते उनके लिए एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बृहस्पति बीज मंत्र दिया गया है। ओम ग्राम ग्रीं ग्राउं सह गुरुवे नमः। ये काफी आसान है याद रखने में। हाँ, और अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से घिरा हुआ महसूस कर रहा हो, हर तरफ बाधाएं ही बाधाएं हो, तो अंत में सबसे अचूक उपाय के रूप में विष्णु सहस्त्र नाम यानी भगवान विष्णु के 1000 नामों के पाठ का उल्लेख किया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम तो अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। मतलब उसमें तो सब कुछ समाया हुआ है। बिल्कुल समाया है। जब इस माइक्रो विंडो के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है तो वो ध्वनियों का एक ऐसा सुरक्षा चक्र या अकॉस्टिक डोम खड़ा कर देता है जो हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। वाकई ये बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया लगती है। ये इस बात का अंतिम प्रमाण है कि गुरु पुष्य योग महज एक कर्मकांड नहीं है। मंत्रों का ये पूरा विज्ञान एक ऐसी तकनीक है जो आपके हार्डवेयर यानी उन अनुष्ठानिक वस्तुओं और आपके शरीर को उस कॉस्मिक ऊर्जा के साथ पूरी तरह सिंक कर देता है। अगर हम इन तमाम कड़ियों को जोड़कर आज के इस गहन विश्लेषण का निष्कर्ष निकालें, जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है वो ये है कि गुरु पुष्य योग महज किसी पंचांग में छपी हुई खरीदारी की शुभ तिथि बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा विशाल और गहरा है। ये अपने ही भीतर झांकने का क्षण है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड एक खिड़की खोलता है ताकि हम अपनी आध्यात्मिक साधना और अपने कठोर ईमानदार कर्मों के बल पर उस वर्चस्व ऊर्जा से जुड़ सके। सही कहा। ताकि हमारे जीवन के वो निर्णायक दशाएं, वो रुके हुए काम जो एक हैंग हो चुके सिस्टम की तरह फ्रीज हो गए हैं, उन्हें एक कॉस्मिक रिबूट दिया जा सके। ये सारांश ना पूरे स्रोत के मर्म को एकदम सटीकता से समेट लेता है। शुक्रिया।
और अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा से एक कदम और पीछे हटकर एक बड़े कैनवस पर चीजों को देखें तो एक बहुत ही गहरा विचार उभरता है। वो क्या है? हमने देखा कि गुरु पुष्य योग एक कॉस्मिक रीसेट बटन है जिसे शनि यानी हमारे सबसे कठोर और निष्पक्ष कर्म तथा गुरु यानी असीम ईश्वरीय कृपा दोनों मिलकर संचालित करते हैं। दोनों का बैलेंस है। और हमने ये भी देखा कि ब्रह्मा जी के श्राप के कारण इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक शुद्धता और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। इस सब से ना एक सवाल तो मस्तिष्क में गूंजने लगता है। वही सवाल जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। क्या जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में किस्मत या लक कहते हैं वो महज एक अंधा संयोग है, या फिर किस्मत असल में ब्रह्मांडीय समय के उस एक विशिष्ट क्षण का नाम है जहां हमारे सबसे सच्चे ईमानदार कर्म और हमारी सबसे गहरी आध्यात्मिक पवित्रता दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर आकर एक साथ रेजोनेट होते हैं, प्रतिध्वनित होते हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। राइट। बिल्कुल। अगली बार जब कैलेंडर में गुरु पुष्य योग की तिथि आए तो शायद ये सोचने का समय होगा कि बाजार जाकर कुछ नया खरीदना है या अपने भीतर झांककर अपने कर्मों और अपने जीवन के सिस्टम को एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से रीसेट करना है। आशा है आज की दिव्यास्त्र चर्चा आपके ज्ञानवर्धन हेतु बहुत लाभदायक रही होगी। वीडियो को अन्य जनों को भी भेजें जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। नमस्कार, दिव्यास्त्र चैनल में आज के विषय में बात करेंगे रवि पुष्य और रवि योग की। तो सफलता के इस ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट की शुरुआत करते हैं। अंत तक बने रहिएगा। द डीप डाइव के इस नई और काफी विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है न वो कोई आम विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मतलब ये सूचनाओं के उस विशाल समुद्र से निकाला गया एक ऐसा ज्ञान है जो चीजों को देखने का नजरिया ही बदल दे। ये एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है। हाँ, और इस पूरे डीप डाइव का जो असल मकसद है वो काल नियोजन यानी टाइम मैपिंग के उस प्राचीन रणनीतिक ढांचे को डिकोड करना है। सही कहा। जिसे हम अक्सर बस नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। मैं इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूँ कि कैसे ब्रह्मांड में कुछ खास कॉस्मिक विंडोज होती हैं और अगर मानवीय प्रयास सही समय पर इन ऊर्जाओं के साथ जुड़ जाएं तो सफलता लगभग तय हो जाती है। और शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज हम जिन योगों की बात कर रहे हैं वो कोई रैंडम संयोग नहीं है। जब हम इन खगोलीय स्रोतों को गहराई से देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। समय सिर्फ एक सीधी रेखा नहीं है जिसे हम घड़ी में मापते हैं। समय के अपने कुछ बहुत ही सूक्ष्म गुण होते हैं। एक तरह की सटल क्वालिटीज, राइट? जी बिल्कुल, जो हमारे हर फैसले को सीधे प्रभावित करती हैं। आज के इस तेज जीवन में ये ज्ञान निर्णय लेने के लिए एक बहुत ही ठोस आधार देता है। मतलब दिन का हर एक घंटा एक समान नहीं होता। एकदम सही। कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी भी नए काम के लिए सफलता के अदृश्य द्वार खोल देते हैं। ये कॉस्मिक विंडो वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही आकर्षक लगा। जब मैं रिसर्च पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम जो आया वो है पुष्य नक्षत्र, जो कि इस रिपोर्ट का केंद्र है। हाँ, इसे नक्षत्रों का राजा कहा गया है। मुझे वो शेर वाली एनालॉजी बहुत सटीक लगी कि शेर जंगल का राजा होता है। हाँ, जैसे शेर को अपनी सत्ता साबित करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती, उसका नेतृत्व निर्विवाद होता है। ठीक वैसे ही पुष्य नक्षत्र का प्रभाव सबसे ऊपर है। और रिपोर्ट बताती है कि ये प्रभाव तब अपने एकदम चरम पर होता है जब ये रविवार के दिन पड़ता है, जिसे रवि पुष्य योग कहा गया है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बताइए। क्या ये वाकई में यूनिवर्स का कोई शॉर्टकट है? मतलब क्या सिर्फ एक दिन और नक्षत्र का मिलना इतना शक्तिशाली हो सकता है? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। पूरे सिस्टम में दो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र हैं, सूर्य और चंद्रमा। बिल्कुल। सूर्य आत्मा का, शक्ति का और एक स्पष्ट विजन का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरी तरफ चंद्रमा हमारे मन और पोषण का प्रतीक है। और रविवार का दिन पूरी तरह से सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा है। पुष्य नक्षत्र का मूल स्वभाव ही पोषण करना है, नर्चर करना। हाँ, तो जब इन दोनों का संरेखण होता है तो ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां विचार और एक्शन दोनों पूरी तरह से सिंक हो जाते हैं। मतलब कोई टकराव नहीं रहता। स्रोत के मुताबिक ये रवि पुष्य योग किसी भी प्रतिकूल स्थिति को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस दौरान शुरू किए गए काम में बहुत ज्यादा स्थिरता आती है। तो ये कोई जादू नहीं है? नहीं, ये बस ऊर्जा के सबसे अनुकूल प्रवाह का इस्तेमाल करना है। ये स्थिरता वाला पॉइंट वाकई बहुत अहम है। और मजे की बात यह है कि रिपोर्ट सिर्फ इसी एक योग पर रुकती नहीं है। इसमें समय की गुणवत्ता को और भी बारीक हिस्सों में बांटा गया है। हाँ,
योगों का एक पूरा तकनीकी वर्गीकरण है इसमें। जिसे पढ़कर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एस्ट्रोफिजिक्स का कोई मैनुअल पढ़ रही हूँ। ये काफी तकनीकी है। इसे 3 मुख्य श्रेणियों में रखा गया है। हाँ, पहली श्रेणी है मुहूर्त योग, जो पूरी तरह से गोचर यानी ट्रांजिट पर टिका है। अगर हम बिना ज्यादा तकनीकी हुए इससे समझें तो मूल विचार यह है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच कुछ विशिष्ट ज्यामितीय संरेखण होते हैं, स्पेसिफिक जियोमेट्रिक अलाइनमेंट्स। जी। जब चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र से चौथी, छठी, 9वीं, 10वीं, 13वीं या 20वीं स्थिति में होता है तो वो एक खास ऊर्जा क्षेत्र बनाता है। और रिपोर्ट का ये दावा है कि ये अलाइनमेंट कुंडली के सभी दोषों को शांत कर देता है और कार्यों में बहुत तेजी से प्रगति लाता है। ये एक डायनामिक ऊर्जा है। और जो दूसरी श्रेणी है वो रविवार पर आधारित रवि योग है। हाँ, इसमें विशिष्ट नक्षत्रों का एक पूरा समूह है, जैसे भरणी, कृत्तिका, पुष्य, अश्लेषा, मघा, स्वाति और भी कई सारे। सही कहा। जब भी रविवार के दिन इन विशिष्ट नक्षत्रों में से कोई एक पड़ता है तो माना जाता है कि उस दिन शुरू किया गया काम बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरा होगा। ये तो रास्ते के सारे स्पीड ब्रेकर्स हटा देने जैसा हुआ। बिल्कुल। अगर कोई बहुत चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है जहां लग रहा है कि अड़चनें आ सकती हैं तो ये कॉस्मिक विंडो उन बाधाओं का समूल नाश करने के लिए बेस्ट है। और जो तीसरी श्रेणी है वो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, क्योंकि यह किसी गोचर या दिन के बारे में नहीं है। ये जन्म से जुड़ी है, जन्मकालीन रवि योग। हाँ, रिपोर्ट के अनुसार जब जन्म के समय सूर्य और शनि का एक बहुत ही विशेष अलाइनमेंट होता है, विशेष रूप से सूर्य 10वें भाव में हो और दशमेश शनि के साथ 3रे भाव में हो, तो ये इंसान के पूरे जीवन का ब्लूप्रिंट ही बदल देता है। ये योग शासन द्वारा सम्मान और एक राजसी जीवन देता है। लेकिन यहाँ मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये है कि इन सभी योगों के अपने कुछ सख्त नियम और अपवाद भी हैं। बहुत सख्त नियम है। स्रोत में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक विश्लेषण का जिक्र है जहां वेद अपवाद के बारे में बताया गया है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आमतौर पर बेसिक रूल ये होता है कि अगर किसी अच्छे योग पर किसी क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो खराब हो जाता है, जिसे वेद कहते हैं। लेकिन पुष्य नक्षत्र के पास तो जैसे कोई अभेद्य शील्ड है। यही तो पुष्य नक्षत्र का सबसे असाधारण गुण है। सामान्य परिस्थितियों में खगोलीय रूप से कोई भी शुभ स्थिति तब कमजोर पड़ जाती है जब उस पर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव हो। लेकिन पुष्य नक्षत्र इस नियम को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। ये एक ढाल की तरह काम करता है। यह अपनी शुभता को किसी भी बाहरी प्रभाव से टूटने नहीं देता। शायद इसीलिए इसे नक्षत्रों का राजा कहते हैं। ये किसी भी हाल में अपना पोषण करने वाला स्वभाव नहीं छोड़ता। बिल्कुल। और जब हम नियमों की बात कर ही रहे हैं, हाँ, वो परिपक्वता नियम या मैच्योरिटी रूल जो खास तौर पर जन्मकालीन रवि योग पर लागू होता है। ये रूल मुझे बहुत ही लॉजिकल लगा और थोड़ा फनी भी। मतलब कोई बच्चा अपनी कुंडली में इस राजसी जीवन वाले योग के साथ पैदा होता है, लेकिन यूनिवर्स कहता है कि रुको, जब तक 15 साल के नहीं हो जाते। हाँ, जब तक 15 साल के नहीं हो जाते तब तक ये पावर अनलॉक नहीं होगी। मतलब बचपन में वो योग मौजूद है, लेकिन उसका असली असर 15वें वर्ष के बाद ही ट्रिगर होता है। ये एकदम किसी ट्रस्ट फंड की तरह है। वही मैं सोच रही थी, किसी बच्चे के नाम पर बड़ा ट्रस्ट फंड हो, लेकिन वो उसे एक खास उम्र के बाद ही इस्तेमाल कर सकता है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है और इसकी पीछे का विज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान से बहुत मेल खाता है। कैसे? देखिए, 15 वर्ष की आयु से पहले इंसान का मानसिक और बौद्धिक विकास उस स्तर पर नहीं होता कि वो सत्ता या भारी जिम्मेदारियों को संभाल सके। ये तो है। प्रकृति बहुत बुद्धिमान है। वो कोई भी ऊर्जा तभी सौंपती है जब इंसान उसे धारण करने के लायक हो जाए। तो ये मैच्योरिटी रूल सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा सही दिशा में इस्तेमाल हो। बिल्कुल। इसके साथ ही रिपोर्ट में इसकी दुर्लभता को लेकर भी एक चौंकाने वाला तथ्य है। हाँ, कि ये योग हर लग्न में संभव नहीं है। खगोलीय कारणों से ये मीन, मिथुन, कर्क, तुला और कुंभ लग्न में ही संभव है। और मेष, वृष या वृश्चिक लग्न के लिए ये कॉस्मिक विंडो लगभग असंभव है। जी, यही दुर्लभता इसे और भी ज्यादा कीमती बनाती है। अब ये सब सुनकर एक बड़ा सवाल उठता है, तो इस सब का असल मतलब क्या है? व्यवहारिक जीवन में इसका क्या उपयोग है? हाँ, मतलब अगर कोई ये चर्चा सुन रहा है तो वो इस जानकारी को रोजमर्रा के जीवन में कैसे इस्तेमाल करे? रिपोर्ट जब भौतिक समृद्धि और स्वास्थ्य पर इसके असर की बात करती है तो ये पूरा कंसेप्ट बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। आर्थिक नजरिए से देखें तो ये जानकारी किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। जैसे आर्थिक लाभ के मोर्चे पर इसका क्या असर होता है? हमने पहले भी बात की कि पुष्य का अर्थ ही है पोषण। ग्रंथों के अनुसार यह धन की देवी मां लक्ष्मी का जन्म नक्षत्र है। ओहो, तो जो वेल्थ क्रिएशन की बात आती है
तो ये नक्षत्र एक बहुत ही स्थिर गुणवत्ता देता है। रिपोर्ट इसे एक रिस्क मिटिगेशन के रूप में देखती है। मतलब जोखिम को कम करना। हाँ, उदाहरण के लिए स्वर्ण या अचल संपत्ति खरीदना। अगर इस दौरान रियल एस्टेट में निवेश किया जाए तो यह सुनिश्चित करता है कि निरंतर वृद्धि हो। लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। ये निवेश वाली बात तो बहुत काम की है। हर कोई अपनी संपत्ति को सुरक्षित और बढ़ता हुआ देखना चाहता है, और मुझे वो हिस्सा बहुत प्रासंगिक लगा जहां इसे नए स्टार्टअप से जोड़ा गया है। आज के दौर में नया बिजनेस शुरू करना बड़ा रिस्क है। बिल्कुल, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि अगर नए स्टार्टअप की नींव रवि पुष्य योग में रखी जाए तो ये शुरुआती चुनौतियों से व्यवसाय को बचाता है। एक इनबिल्ट सेफ्टी नेट की तरह। हाँ, वाहन या गैजेट्स खरीदने और अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी यह सर्वोत्तम है। ये सब तो भौतिक समृद्धि की बात हो गई। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास पर भी इसका बहुत गहरा असर है। रिपोर्ट ने इसे एक दोषनाशक यंत्र कहा है। जी, दोषनाशक। इसका मतलब है कि अगर गोचर में चंद्रमा प्रतिकूल भी हो, जैसे चौथे, 8वें या 12वें भाव में, हाँ, जिसे आमतौर पर मानसिक तनाव या कष्ट का सूचक माना जाता है, तब भी यह योग सफल होता है। ये उन नकारात्मक प्रभावों को न्यूट्रलाइज करके शरीर में नई वाइटैलिटी भर देता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर तो यह संजीवनी जैसा है। रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर कोई किसी बहुत पुरानी और जटिल बीमारी से जूझ रहा है, क्रॉनिक डिजीजेस, तो उनके इलाज की शुरुआत के लिए ये समय बेहतरीन है। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे रिकवरी तेज होती है। और सिर्फ बीमारियां ही नहीं, ये हमारे व्यक्तित्व पर भी असर डालता है। हाँ, स्रोत में शारीरिक लक्षणों का बड़ा ही काव्यात्मक वर्णन है। उच्च बौद्धिक क्षमता और कमल जैसी आंखें, लोटस लाइक आईज और विकसित छाती, ये शारीरिक लक्षण एक ऐसा ऑरा बनाते हैं जो उच्च अधिकारियों से संबंध बनाने में मदद करता है। ये सच है कि शारीरिक ऊर्जा और बौद्धिक तेज मिलकर सामाजिक प्रभाव बढ़ाते हैं। लेकिन हर गहरी विद्या की तरह इसके भी कुछ उपाय और सावधानियां हैं। मर्यादा की परतें। बिल्कुल, रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ उपचारात्मक उपाय भी हैं। जैसे सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना। तांबा सूर्य की ऊर्जा का सुचालक है। और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना, जिससे व्यक्ति का तेज बढ़ता है। गुड़ और गेहूं का दान करने का भी उल्लेख है, और विशेषज्ञ की सलाह से माणिक्य यानी रूबी धारण करना। ये सब सूर्य के प्रभाव को और बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि इस पूरी रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा विरोधाभास और निषेध का है। पैराडॉक्स। हर शुभ समय की कुछ सीमाएं होती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो समय शुभ है वो हर काम के लिए शुभ है, पर ऐसा नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इन मर्यादाओं को समझना ही असली ज्ञान है। जैसे पुष्य नक्षत्र, जिसे हम इतना महान बता रहे हैं, वो विवाह के लिए पूरी तरह वर्जित है। सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। विवाह के किसी भी कर्मकांड के लिए इस नक्षत्र का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। मतलब जो नक्षत्र आपको राजा बना सकता है, वो शादी के लिए अच्छा नहीं है। शायद ये ऊर्जा इतनी ज्यादा केंद्रित है कि वैवाहिक साझेदारी की कोमलता के लिए सही नहीं है। और गणेश स्पीक्स के विश्लेषण ने एक और बात साफ की। अगर ये महान पुष्य नक्षत्र शुक्रवार को पड़े तो ये हर एक काम के लिए निषिद्ध है। शुक्रवार को इसकी सारी शुभता शून्य हो जाती है। ये वाकई एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। और इंडस्ट्रो के रिसर्च से रविवार का विरोधाभास सामने आता है। हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है। यहाँ हम रवि पुष्य की नहीं बल्कि सामान्य रवि योग की बात कर रहे हैं। नियम कहता है कि यदि सामान्य रवि योग रविवार को पड़ता है तो इसे एक नकारात्मक संयोजन माना जाता है। मतलब उस दौरान महत्वपूर्ण काम शुरू करने से मना किया जाता है। यह साबित करता है कि समय की ऊर्जा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। और इन तकनीकी मर्यादाओं के अलावा एक नैतिक मर्यादा भी है, जो सबसे अहम है। रिपोर्ट बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि अहंकार, भ्रष्टाचार, झूठ और छल कपट इस योग के शुभ फलों को तुरंत समाप्त कर देते हैं। यूनिवर्स अपना सपोर्ट सिस्टम वापस ले लेता है। एक तरह का मॉरल फायरवॉल है ये। तकनीक कितनी भी सटीक हो, अगर नियत साफ नहीं है तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ये नैतिकता और खगोल विज्ञान का बहुत सुंदर संगम है। तो चर्चा को समेटते हुए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये सिर्फ पारंपरिक गणनाएं नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि आधुनिक युग में एक रणनीतिक बढ़त पाने के कॉस्मिक विंडोज हैं। सही समय पर लिया गया निर्णय सफलता की संभावना को 90% तक बढ़ा देता है। 90% बहुत बड़ा आंकड़ा है।
ये बताता है कि हमें सिर्फ समय बिताना नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी को पहचानना है। आज के इस विश्लेषण के बाद श्रोताओं के लिए मेरे मन में एक विचारणीय प्रश्न आ रहा है। बताइए। हमेशा कहा जाता है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन आज की चर्चा के बाद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जीवन में जिन असफलताओं का दोष हम अपनी या दूसरों की कमियों पर मढ़ते आए हैं, क्या वे वास्तव में प्रयास की कमी थी या सिर्फ और सिर्फ उस 90% सफलता दर वाले सही समय के चुनाव की चूक? ये बहुत गहरा सवाल है। अगर समय के पास खुद के गुण हैं, तो क्या हम समय का प्रबंधन कर रहे हैं या समय हमारा प्रबंधन कर रहा है? ये तो वाकई दिमाग के तार झंझना देने वाला विचार है। क्या हम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं या बस एक कॉस्मिक सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं? इस गहरे सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ समय की इन परतों को उधेड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही गूढ़ विषयों का विश्लेषण जारी रहेगा। अंत तक बने रहने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। पुनः धन्यवाद।